तो सेशन स्टार्ट करते हैं। आपके पास क्वेश्चन क्या था? मेरे अंदाज से क्वेश्चन ऐसा था, ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। 1/2 ओम था, ये 1 ओम था। पोलैरिटी मेरे अंदाज से इस साइड थी, -2 प्लस था, 1 ओम था। 4i2 था, 4i2 और क्या था? यस, 1/3 ओम था, ठीक है, ऐसा था बोले। ये V2, ये I2, ये V1 I1, ये V1 I1, ऐसा क्वेश्चन था। और लिखा था कि फाइंड Z पैरामीटर, Y पैरामीटर। मैं पहले उन लोगों की बात करता हूँ जिनको बड़ा गुड लेवल का है ना, लेकिन बाकी लोग भी देखेंगे, उसमें डर लगता है। मैं स्टूडेंट था तो कभी ऐसा नहीं किया, कभी नहीं किया। जब मैं गेट एस्पिरेंट बना तब भी ऐसा नहीं किया। तो फिर भी मैं कुछ लोग जो अच्छा जानते हैं उनकी स्टाइल फॉलो कर देता हूँ। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और मेरे को बड़ा पसंद है जो लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा अच्छा है। तो मैं किरचॉफ करंट लॉ A पे लगा देता हूँ। तो I1 इनकमिंग है, तो -I1 एक्चुअली मैं I1 इक्वल टू लिख रहा हूँ उस साइड जाने के बाद, तो इक्वल टू हो गया ना। I1 एक्चुअली -I1 इक्वल टू 0, I1 इधर आ गया, तो I1 इक्वल टू क्या हो गया? V1/1/2। ये ब्रांच को लोग बड़े अच्छे से लिखते हैं, V1 प्लस हो गया ना -4i2, और ये प्लस था तो पोटेंशियल डिफरेंस -V2 डिवाइड बाई 1 हो गया बस। I1 की वैल्यू कितना होगा? तो I1 की वैल्यू होगा आपके पास 2V1 और V1 3V1 माइनस V2 प्लस 4i2। अब मैं क्वेश्चन क्यों लिया, बहुत सारे लोग को ऐसा लगता है कि हम नोट लगाएंगे और y पैरामीटर से कंपेयर करेंगे और y पैरामीटर आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है। I1 इक्वल टू y11 V1 प्लस y12 V2 है। अगर मैं बोलूँ कि इक्वेशन नंबर ए है, ये कंपेयर ही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपको ना कंपेयर तब ही होगा जब I1 इन टर्म्स ऑफ V1 V2 होगा, अदरवाइज कंपेयर कैसे होगा? तो प्रॉब्लम किसकी आ गई? 4i2 की। तो एक गुड क्वेश्चन क्यों हो गया? क्योंकि आप आंसर बता ही नहीं सकते, क्योंकि कंपेयर ही नहीं होगा, तो कंपेरिजन नहीं हो सकता, इसको बोलते हैं गुड क्वेश्चन। तो आप ये कभी ना सोचे, क्या ना सोचे आप कभी भी कि आप लगाओगे नोड और आएगा आंसर, ऐसा भी नहीं होगा। क्वेश्चन बनाने वाला डिसाइड करेगा आसान क्वेश्चन है कि बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं जैसे ही इसको 4v2 को 4v2 था तो बड़ा आ गया था, क्योंकि I1 इन टर्म्स ऑफ V1 V2 था। मैं वेरिएबल क्या चेंज किया, एक डिपेंडेंट वेरिएबल क्या चेंज किया, देखो बड़ा सस्पेंस हो गया। तो मैं बोलूंगा क्या सॉल्व होगा? नहीं सॉल्व होगा, यहाँ पे अभी सॉल्व नहीं होगा। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, अभी सॉल्व नहीं होगा, बोला अभी सॉल्व नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा समझना। कैसे माइंड सेटअप आप हम क्रिएट करते हैं, बोला कैसा माइंड सेटअप क्रिएट करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अभी मेरे को समझ आया कि अच्छा, अभी तो जो लोग सीख रहे लाइफ में पहली बार, तो उनको समझ आना चाहिए कि ऐसा नहीं होता है कि लगाए नोट और आंसर आ गया, ऐसा नहीं होता है। ये क्वेश्चन बनाने वाला डिसाइड करता है। देखो मैं बनाने वाला 4i2 लिख दिया, तब आपको ये सोचना पड़ेगा कि ठीक है जाने दो, नहीं आएगा, आएगा अभी नहीं आ सकता, छोड़ो, 2 इक्वेशन लिखा है, जाने दो। अब देखना ध्यान से, मैं बी पे नोट लगा रहा हूं, बी पे नोट लगा रहा हूं, -i2 एक्चुअली यार, -i2 मैं I2 आपसे परमिशन लेके लिख रहा हूं। -i2 था, इक्वल टू 0 था, तो I2 इधर आ गया। I2 इक्वल टू V2/1/3, ठीक है। V2 प्लस तो माइनस हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस 4i2 और V1, तो V2 माइनस 4i2 माइनस V1 डिवाइड बाई 1, और कुछ? हाँ हो गया। तो I2 की वैल्यू कितना है, देखो ध्यान से देखना। I2 की वैल्यू 3V2 और ये 4V2 माइनस 4i2 माइनस V1, ये 4i2 इधर आया तो 5i2 इज इक्वल टू माइनस V1 प्लस 4V2, ठीक है भाई। चलो I2 की वैल्यू कितना है, तो I2 की वैल्यू कितना है, 5 से डिवाइड किया तो माइनस V1/5 प्लस 4/5V2, दिस वन। ये I2 की वैल्यू माइनस V1/5 प्लस 4। अब अगर मैं बोलूं कि देखो इक्वेशन नंबर 2 है, और y पैरामीटर का इक्वेशन नंबर क्या होता है? I2 इक्वल टू y21 V1 प्लस y22 V2, और हम बोलेंगे अच्छा ये तो सॉल्व हो गया। कैसे? अरे कंपेयर हो गया ना, तो सॉल्व हो गया। कंपेरिजन के बाद सॉल्व हो गया, तो y21 की वैल्यू सही में आ गई -1/5। ओम इनवर्स लिखना है तो लिखो, जब भी आप एडमिटेंस लिखते हो आपको यूनिट का केयर करना चाहिए, लिखना चाहिए मतलब। और ये आ गया 4/5 ओम इनवर्स, ठीक है भाई, गुड है। y21 y22 बोला, एकदम आ गया। पहला नहीं आया, लेकिन y11 y12 नहीं आया। ऐसा ना हो कि आप बोलो कि कंपेयर कर डालो बोले और उसको इग्नोर कर दो, ऐसा भी ना करें। तो ये आपके पास आया। अब क्या था पता, आपके पास प्रॉब्लम क्या थी, मैं जानबूझ के ना ऐसा दिया कि आप इनपुट में नोट लगा के सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि I2 आ जाएगा और I2 आने से सॉल्व नहीं होगा। लेकिन जब आप आउटपुट में नोट लगाए तो ये I2 और ये I2 सेम हुआ, तो बड़ा इजीली आ गया, क्योंकि कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं। इस इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि I2 उधर भी था इधर भी था, सॉल्व हो गया। आपको करना क्या रहता है, जो प्रॉब्लम होता है ना इसका सॉल्यूशन वहीं पे छुपा होता है।
ये सॉल्यूशन आपके पास है इस प्रॉब्लम का। ये प्रॉब्लम था 4i2। तो पता है आपके पास नेटवर्क में किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूसरा वाला इक्वेशन हो जाता है। तो दूसरी जगह पे आप हमेशा नोट लगाओ और चेक करो कि क्या सिचुएशन। देखो मैं चेक किया और आ गया, मतलब वो सॉल्यूशन है इसका, मैं उसको उठाऊंगा और यहाँ रखूंगा, हो गया, मेरा काम हो गया। बस इसको बोलते हैं स्मार्ट टेक्निक, कि आप चीज़ों को कैसे देखते हो। तो I1 की वैल्यू कितना हुआ 3v1 माइनस V2, 3v1 माइनस V2 प्लस 4i2, और i2 की वैल्यू ये बड़ा सा इक्वेशन माइनस V1/5 प्लस 4/5v2। कैलकुलेशन चेक करते रहना, मेरे को बताते रहना। तो 3v1 माइनस 4/5 तो 15 माइनस 4, 11/5v1 है ये, 11/5v1 चेक करो, 15 माइनस 4, और ये कितना है 16 है, 16/5 तो माइनस 5 और 16 माइनस 16, तो ये भी 11/5v2 आ रहा है। ऐसा आ रहा है क्या? 4 का मल्टीप्लाई किया माइनस 4/5 था, 50 माइनस 4 सही बात है। 16/5 है, 16/5 है माइनस 5 प्लस 16, यार 11 ही होता है I1। तो I1 इक्वल टू, अब कंपेयर होगा y11v1 प्लस y12v2। तो बताओ y11 कितना आ गया, चेक करना आप, 11/5 ओम इनवर्स, y12 भी 11/5 ओम इनवर्स। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, चेक करो आप एक बार चेक करो। बोला कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ? बोला इसका मतलब है कि एडमिटेंस मैट्रिक्स की वैल्यू 11/5 माइनस 1/5 4/5, लास्ट में ओम इनवर्स लिखना है, लिखो, ये आ गया, वाई मैट्रिक्स आ गया। सही है। स्ट्रक्चर पे डिपेंड नहीं करता नेटवर्क का कॉम्प्लिकेटेड होना, इस बात पे डिपेंड करता है कि आप वेरिएबल कैसे सिलेक्ट करते हो। इस बात पे डिपेंड करता है कि आप वेरिएबल कैसे सिलेक्ट करते हो। बोला वेरिएबल कैसे सिलेक्ट करते हो इस बात पे डिपेंड करता है। बोला ठीक है, चलो अब y निकल गया तो मैं एडजॉइन करूंगा, डिटर्मिनेंट कर लूंगा, यार क्या फर्क पड़ता है, सॉल्व हो जाएगा। y निकल गया तो डिटर्मिनेंट करूंगा, डिटर्मिनेंट ऑफ y करूंगा, डिटर्मिनेंट ऑफ y हो जाएगा और एडजॉइन हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ y कितना आ रहा है? डिटर्मिनेंट ऑफ y कितना आ रहा है? 11 इंटू 4, 44/25, 44/25 प्लस 11/25, चेक करो 11/25, 44 तो 44 और 45, 55/25 ये आ गया, और 5 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 11/5। ये आ रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ y 11/5। ठीक है, एडजॉइंट किया तो कितना हो गया 4/5, ये 11/5, ये 11/5 माइनस 11/5 हो गया, और ये कितना हो गया 1/5 हो गया। चलो जेड पैरामीटर लिख लेते हैं, y इनवर्स ये कितना था आपके पास 11/5 से डिवाइड करो, 11/5 से डिवाइड किया तो 4/11 आ गया, 11/5 से डिवाइड किया तो 11/5 से डिवाइड किया यार, ये तो -1 आ रहा है, चेक करो 11/5 से डिवाइड किया 11 नीचे ऊपर, 11/5 से डिवाइड किए तो 1/11 आ गया, 11/5 से डिवाइड किए तो 1 आ गया, चेक करो इतना ओम, ये आ गया। तो जस्ट आपके पास था कि ये जो KCL लगा है इसको आप देख लो। किसी को सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है तो उसके लिए होमवर्क हुआ, कंसेप्ट तो बता दिया, तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर लेना, होमवर्क हुआ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से। याद रखना कोई भी क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में, मनमर्जी से क्वेश्चन देते रहता हूं आपके पास। तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन आप यूज करेंगे और आप सॉल्व कर लेंगे। बाकी तो मैं इस तरीके से सॉल्व कर दी, नॉर्मली ऐसा स्मार्ट लोग करते हैं। बोला नॉर्मली ऐसा स्मार्ट लोग करते हैं, इस टाइप का किरचॉफ करंट लॉ मैं कभी नहीं लगाया ऐसा, जब मैं स्टूडेंट था तो मैं कभी नहीं लगाया, शुरू में जब मैं टीचर था तब भी नहीं लगाया, मतलब सोचो। तो स्मार्ट लोग ऐसा करते हैं और बड़ी गुड बात है। बोला तो जस्ट मैं बताया आपके पास कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बोला क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, देखो इसमें पूरा का पूरा आपके पास पैरामीटर्स फाइंड आउट किए, पूरे के पूरे पैरामीटर्स हम फाइंड आउट किए, जैसे आप देख पा रहे होंगे पूरे के पूरे पैरामीटर्स हम फाइंड आउट किए। क्या होता है जहाँ पे भी आप नोड इजीली लगा लेते हो, जहाँ पे भी नोड इजीली आप लगा लेते हो वहाँ पे आपको y पैरामीटर्स फाइंड आउट करना चाहिए। अब देखो ध्यान से मैं क्या बताना चाह रहा था, देखना अभी मैं आपकी क्रिएटिविटी पे काम करता हूँ कि ये सपोज करो पहला वाला जब क्वेश्चन था 4v2 था, बड़ा इजीली सॉल्व हो गया था, 4v2 था, ये एग्जाम्पल था ब्रेक के पहले वाला। तो मैं मान के चलता हूँ कि ब्रेक के पहले जब मैं यूट्यूब में भी था और ऐप में भी था, ये था। तो मैं बोला कि फीलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप क्या सोचते हैं। आप सुनना, सॉल्व तो कर चुके,
जेड और वाई पैरामीटर। अब पूरा कोई जेड पूछ रहा है, पूरा कुछ वाई पूछ रहा है, ये अपने पास है। अगर मेरे से कोई बोले कि कोई अगर मेरे से बोलना चाहता है कि सर इसमें मेरे को Z11 निकालना है, सिर्फ मेरे को Z11 निकालना है, तो कोई अगर मेरे से बोले कि सर मेरे को Z11 निकालना है, तो मैं बोलूँगा भाई Z11 तो V1 अपन I1 होता है और I2 0 है, और कोई रजिस्ट्री नेटवर्क तो है नहीं कि आप यहाँ से खड़े हो जाओगे और निकल के आ जाएगा। भाई तो डिपेंडेंट सोर्स नेटवर्क है। हेलो, क्या है? डिपेंडेंट सोर्स नेटवर्क है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ रजिस्ट्री नेटवर्क है कि आप यहाँ खड़े हुए सीरीज पैरेलल देखे, घूमते घूमते यहाँ तक आए और बोले आंसर। नो नो, डिपेंडेंट सोर्स नेटवर्क है। ओके, नहीं निकाल सकते ऐसा नहीं है, लेकिन Z11 एक पैरामीटर निकालने से ज़्यादा आसान है कि मैं Y निकालूं। समझना, मैं Y निकालूं क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि दोनों पे नोड लगाया जा सकता है। तो जो भी फिगर ना इस टाइप के होते हैं ना, नॉर्मली पाई टाइप का स्ट्रक्चर दिखता है आपके पास, अलग बात है डिपेंडेंट सोर्स नेटवर्क है और ये पाई नेटवर्क नहीं है। बट जहाँ पे भी आप किरचॉफ करंट लॉ इजीली लगा सकते हो। बताओ, यहाँ पे किरचॉफ करंट लॉ 2 बार लगा सकते हैं, एक बार इनपुट में एक बार आउटपुट में। केवीएल के लिए 2 है ही नहीं, लूप एक ही है। हेलो, लूप कितना है? एक ही है। अब एक लूप है और 4 पैरामीटर निकालना है, तो एक लूप से तो 2 ही पैरामीटर निकल सकते हैं। तो 2 केवीएल की पॉसिबिलिटी कम है। क्रिएट तो कुछ भी कर सकते हैं नेटवर्क में, लेकिन एक ही केवीएल दिख रहा है, लेकिन 2 नोड दिख रहे हैं, तो क्या प्रीफरेबल है? 2 नोड यार, और 2 नोड मतलब 2 वाई पैरामीटर के इक्वेशन। इसलिए ऐसी जगह पे जहां पे ना इजीली 2 नोड लगाया जा सकता है, हेलो, इजीली 2 नोड लगाया जा सकता है, आपको जाना चाहिए वाई पैरामीटर में। कोई क्या पूछ रहा है छोड़ दो उसको, आप अपने बारे में सोचो। तो मैं कैसे करता हूँ, कोई अगर मेरे से ABCD पूछे और मेरी फीलिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग है, जब मैं स्टूडेंट था तो मैं वाई पैरामीटर ही निकालता था। कोई ABCD पूछे, मेरे को पता था कि वाई तो मैं निकाल ही लूंगा, उसके बाद वाई से ABCD में कन्वर्ट करने में मेरे को बस एक्सपर्टीज होना है कि वाई को ये है और मैं ABCD निकालना चाहता हूँ। तो अगर मैं किसी भी एक पैरामीटर से दूसरे पैरामीटर को निकाल सकता हूँ, तो फिर मेरे को भूल जाना है कि कोई क्या पूछ रहा है। जो पूछना है पूछ लो, मैं क्या निकाल सकता हूँ ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मैं जो निकाल सकता हूँ उससे वहां तक तो आराम से पूछ सकता हूँ जो आप पूछना चाहते हो। इसलिए अपनी फीलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। लोग क्या करते हैं, जो पूछता है वही फाइंड आउट करते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ मेरे को Z11 फाइंड आउट करना है, और किसी स्टूडेंट को मैं अगर सपोर्ट करूँ तो मैं बोलूँगा कि वाई निकाल लो यार आप, इज गुड, और वाई से पूरे जेड निकालो, पूरे जेड से एक जेड ये भी मिल जाएगा ये। बट आपको लगता है कि यार आप नेक्स्ट लेवल होशियार हो, मस्त मस्त आप अच्छा पढ़ते हो, फिर तो आप कुछ भी कर सकते हो। कुछ भी करने का मतलब बता रहा हूँ, कुछ भी करने का मतलब। लेकिन ये उन लोगों के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं। मेरे को Z11 चाहिए, मेरे को नहीं निकालना, वाई नहीं निकालना है, और पूरे जेड भी नहीं निकालना, मेरे को सिर्फ ये निकालना है जो पूछा है। तो जो पूछा है वो निकालना है, वो भी डिपेंडेंट सोर्स नेटवर्क में। तो भाई यू शुड बी स्मार्ट टेक्निकली, ठीक है? देखना क्या मेरे को दिखा कि V1 अपन I1 निकालना है। मेरे को ये बताओ इसका वोल्टेज कितना है, इसका वोल्टेज बताओ V1, तो इसमें करंट कितना फ्लो होगा? V1 बाई रेजिस्टेंस, तो V1 अपॉन 1/2, तो 2V1 करंट हो गया। पता है इसका 2V1 एम्पियर लिख रहा हूँ मैं करंट, इधर 2V1 करंट। I1 इनकमिंग है, ये 2V1 आउटगोइंग है, तो दूसरा आउटगोइंग क्या होगा? 2 आउटगोइंग को ऐड करने से एक इनकमिंग होता है यार, या फिर नोट लगाओ। तो पता है इसको क्या लिखूंगा? I1 माइनस 2V1 लिखूंगा। हो गया करंट, हुआ नहीं हुआ? अरे I1 माइनस 2V1 और 2V1 को ऐड करो, I1 ही तो होगा। अब ये जा रहा है I2 0 ना, Z11 निकाल रहा है I2 0, तो I1 माइनस 2V1 जा रहा है, कहाँ तक जा रहा होगा? अरे इधर जा रहा होगा, इस वाले ब्रांच में भी तो जा रहा होगा ना, इधर से तो 0 करंट है। तो I1 माइनस 2V1, ओके। चलो अब मैं बोल रहा हूँ कि I1 माइनस 2V1 है। अब मैं बोल रहा हूँ देखो V2 कितना है, V2 देखना, V2 इज द वोल्टेज अक्रॉस 1/3 ओम। इसमें करंट कितना है? I1 माइनस 2 1 एम्पियर, ये करंट हो रही है 1/3 इसको। तो करंट इंटू रेजिस्टेंस I इंटू आर, ये करंट है ना, करंट टू रेजिस्टेंस, तो 1/3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/3 I1 माइनस 2V1, ये V2 की वैल्यू। चलो अब आपको बहुत मजा आता है ना लूप लगाने में, देखो लूप लगा ही देता हूँ, ये लूप है, ब्रांच नहीं है, लूप है। जब मैं लूप में लगा रहा हूँ ऐसा, जैसा लूप में घूम रहा हूँ, अब मैं देखा कि ये तो ब्रांच करंट पहले से पता है यार, अब मेरे लूप को अपोज कर रहा है, मैं ऐसा घूम रहा हूँ, करंट तो ऐसा फ्लो हो रहा है। पता क्या होगा, क्या होगा? वैसे तो माइनस V1 है, बट फिर भी आपको लिख देता हूँ, माइनस अपोज कर रहा है तो 2V1, ये अपोज किया, माइनस इसलिए 1/2। इस 1 ओम में करंट कितना है? इस 1 ओम में I1 माइनस 2V1, इसका वोल्टेज कितना है? माइनस 4V2। ये पता आपके पास यहाँ पे वैल्यू कितना है? V2 की वैल्यू कितना आपके पास? 1/3 इंटू दिस, ये 1/3, और करंट कितना है इसमें? I1 माइनस 2V2, I1 माइनस 2V1, ये इक्वल टू 0। यस, ये कैंसिल आउट होते हैं, माइनस V1 बचा। चलो ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, माइनस V1, ये I1, ये माइनस 2V1, ये माइनस 4V2, फिर I1/3 माइनस 2/3V1। चलो चल रहा है सब कुछ, इक्वल टू 0। आपके पास V1 के साथ क्या क्या आ गया? माइनस V1, माइनस 2V1, माइनस 3V1 और माइनस 2/3V1।
माइनस 3v1 और माइनस 2/3v1, माइनस 3v1 माइनस 2/3v1। ठीक है, चलो कितना I1 और I1, 4I1/3, 4I1/3, ओके। फिर माइनस 4v2, माइनस 4v2 इक्वल टू 0, चल रहा है इक्वल टू 0। पता आपके पास कितना आ गया, -9, माइनस 11/3v1, 4I1/3 माइनस 4v2। v2 की वैल्यू कितना ये था, ये v2 की वैल्यू, ये v2 की वैल्यू कितना, 1/3 I1 माइनस 2v1 इक्वल टू 0, ब्रैकेट ओपन, माइनस 11/3v1 प्लस 4I1/3 ब्रैकेट ओपन, माइनस 4/3 I1, कुछ गड़बड़ हो गया, प्लस 8/3v1 0। क्या गड़बड़ हुआ, कुछ कैलकुलेशन चेक करना, कुछ गड़बड़ हुआ, कुछ गड़बड़, कैलकुलेशन चेक करना बोला। देखो ध्यान से, ये 2v1 था तो माइनस v1 प्लस माइनस 2v1 माइनस 4v2 प्लस 1/3 इंटू I1 माइनस 2v1, तो I1 माइनस 2v1, ठीक है। ये हुआ माइनस v1, ये हुआ I1 माइनस 2v1, ये हुआ माइनस 4v2। अच्छा, ये पोलैरिटी अपना प्लस माइनस था ना उस वाले क्वेश्चन में, पोलैरिटी यही था कि अपोजिट था, बोला पोलैरिटी अपोजिट था ना, चेंज था पोलैरिटी ऑफ v2, ये पोलैरिटी चेंज था, कैंसिल आउट ही हो गया, बोला खतरनाक टाइप से, प्लस माइनस था, हो भी सकता है चेंज, लेकिन ये पोलैरिटी चेंज था, पोलैरिटी चेंज था क्वेश्चन का, बताया करो नहीं यार। तो 4v2, तो ये था आपके पास 4v2 प्लस 4v2, तो प्लस 4, अब ठीक है, प्लस 4/3 I1 और माइनस 8/3v1, तो 4I1 और 4I1 पता है 8I1/3 हो गया, 8I1/3 माइनस 11/3, तो माइनस 11 और 8 माइनस 19/3 v1 इक्वल टू 0। तो 19v1 इक्वल टू 8I1 है, तो पता है v1 अपन I1 का वैल्यू कितना आ गया, 8/19 ओम, 8/19 ओम, ये Z11 का आंसर है, ये Z11 का, चेक करो ये आंसर था, पोलैरिटी में चेंज नहीं किया था। ये देखो ध्यान से, पोलैरिटी अपोजिट, मैं देखा नहीं था, बोला हर बार चैट नहीं देख पाता हूँ, पोलैरिटी अपोजिट कर दिया। देखो यही आंसर है कि नहीं अपने पास, यही आंसर है कि नहीं। तो ये किन लोगों के लिए, जिनको लगता है वो कुछ भी कर सकते हैं, जिनको लगता है नेटवर्क एक नॉर्मल सी बात है, वी कैन डू एनीथिंग। इसलिए किसी स्टूडेंट को मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ कि देखो अब इतना आना चाहिए आपको, फिर आपको डरना नहीं है, आपको पता है कि आने ही वाला है, आपको ये बात पता है कि आने ही वाला है, नहीं आने का सवाल ही नहीं होता है, तब तक आपको ये सब नहीं करना है। पता चला आप Z11 निकालने गए, सोचो इतनी देर में तो Y निकल जाएगा, Y से Z निकल जाएगा, Z के चारों नंबर निकल जाएंगे और आप बोलोगे कि Z11 ये आंसर है। इसलिए थॉट प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, यही लोग नहीं पढ़ाते, इसलिए लोगों को समझ नहीं आता कि सर हमको कैसे पता चलेगा हमको क्या करना है, क्योंकि हमको तो कोई बताया नहीं। टीचर का मन आया, वो किसी क्वेश्चन को सॉल्व किया अपने तरीके से जो उसको अच्छा लगता था, फिर वो ये नहीं बताया कि आप कैसे सॉल्व करना करके। तो देखो ऐसे कब करना चाहिए, जब आपको लगता है कि नेक्स्ट लेवल हो आप, आपका गलत नहीं होता है और आपको कुछ डाउट भी नहीं है, आपका जो मन मर्जी करेगा वो कर दोगे, नेटवर्क ही तो है, उस दिन आपको ऐसा करना चाहिए। अदरवाइज आपको, अगर आपको लगता है कि आप नोट लगा सकते हो तो आप y निकालने का प्लान करो, पूछा कुछ भी है, क्योंकि y निकालने के बाद y से z निकालने में 12-14 सेकंड लगता है, 15 सेकंड मैक्सिमम लगता है y से z निकालने में, और आपसे कोई z पूछा है, पूरे z पूछा है तो फिर वही तरीका गुड है, क्योंकि इसमें तो एक एक निकलेगा, लेकिन कोई एक पूछा है तो भी आप वो पूरे निकाल लोगे तो भी इससे ज़्यादा ईजी होगा। ये टफ नहीं है मेरे लिए, ये तो मेरे लिए आसान है, क्योंकि मेरे को पता ना मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ध्यान से देखना होता है कि कैसे सोचते हैं करके, तो इसको बोलते हैं थॉट प्रोसेस, तो देखना होगा आपको। अब मैं आपको क्वेश्चन देने वाला हूँ, बड़ा मजा आएगा आपको, सब लोग सॉल्व करते कि नहीं देखते बोला, चलो लिखो, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, यहाँ लिखता हूँ मैं क्वेश्चन, यहाँ लिखता हूँ, कंसिडर द नेटवर्क सोन इन बिलो फिगर, कंसिडर द नेटवर्क सोन इन बिलो फिगर, ठीक है, ओके। मैं देता हूँ आपको, ठीक है, कुछ तो करूँगा मैं, जानते ही हो आप, 1 ओम, 2 ओम, एक डिपेंडेंट सोर्स, 3v1, 2 ओम, 1 ओम, 2 ओम,
द V2, द V1। चलो आपका एग्जाम चालू होता है। कंसिडर द नेटवर्क सोनी बिलो फिगर। आपको क्या फाइंड आउट करना पता है? क्या फाइंड आउट करना है? द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ y, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ y इन सीमेंस कैपिटल S इज, चलो डिटर्मिनेंट ऑफ y की वैल्यू चाहिए, तो y जब पूरे निकालोगे तभी डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ y इन सीमेंस 1 2 3 V1 2 1 1 ओम V2 V1 V1 V2 और I2। चलो देखो क्या करते हैं करके। फिर से मौका मिला है सब लोगों को। ये क्वेश्चन किसी के पास पहले से हो नहीं सकता है, मेरे क्वेश्चन वैसे भी अलग होते हैं थोड़े से, तो ये गेट IAS का क्वेश्चन नहीं है, मेरा क्वेश्चन है, जस्ट बना दिया, फ्रेम कर दिया। ठीक है, मैं से पूछेगा कि मैं अपने से क्वेश्चन कैसे फ्रेम कर लेता हूँ फटाफट इधर से उधर, ये पूछेगा तो मैं इसका आंसर दे सकता हूँ, भूल जाऊंगा तो बताना। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। बोला डिटर्मिनेंट ऑफ y बताओ। देखो देखो आपके पास मैं क्यों क्वेश्चन दिया, हर क्वेश्चन में मैं कुछ करता हूँ। ये V1 है, I1 है, ये V2 है, I2 है। मैं ना बीच में ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, बीच का वोल्टेज आपको नहीं पता तो आपको बीच का वोल्टेज एज्यूम करना पड़ेगा। जो भी एज्यूम करना, V एज्यूम करो, VA एज्यूम करो, जो ये एज्यूम करना पड़ेगा। और नेटवर्क में मैं सबसे बेस्ट बात यही मानता हूँ कि बिना सोचे समझे आप एज्यूम कर लेते हो। क्यों? कि ठीक है सर एज्यूम कर लिया, एज्यूम, वो वोल्टेज नहीं पता था। इसका मतलब है कि आप नोड लगाने वाले हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, नोड लगाने वाले हो। तो अगर मैं बोलूँ कि अगर आप नोड लगाने वाले हो इस जगह पे A पॉइंट पे, अगर आप A पॉइंट पे नोड लगाने वाले हो और आप B पॉइंट पे नोड लगाने वाले, ऐसे B पॉइंट, A और B पॉइंट लिख रहा हूँ मैं, इस पे नोड लगाने वाले हो, A और B पॉइंट पे नोड लगाने वाले हो, तो क्या इंटरेस्टिंग बात है बता आपके पास, क्या इंटरेस्टिंग बात है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि कितने लोग, इंटरेस्टिंग बात यह है कि कितने लोग वो एक्स्ट्रा पॉइंट लिए हैं। चलो अब ए पे नोट लगा देते हैं। देखो लिखता हूँ KCL ए पॉइंट यार, ठीक है। I1 लिखूँ, -I1 है एक्चुअली, -I1 था, I1 लिखता हूँ इक्वल टू 0 के कारण। I1 इक्वल टू V1/1 V1 माइनस VA, V1 माइनस VA डिवाइड बाई 2, सिंपल। I1 की वैल्यू 3V1/2 माइनस VA/2, सॉल्व तो होने से रहा क्योंकि VA प्रॉब्लम करेगा। अब अगर आप I2 पे नोट लगाते हो KCL 8B, क्योंकि कई लोगों को लग रहा था कि अपन नोट लगाएंगे और आंसर ला लेंगे, तो ये क्वेश्चन डेडिकेटेड टू वो सब स्टूडेंट्स हैं जो लोग के मन में बात चलती है कि अपन जाएंगे और सॉल्व होके वो आ जाएगा, वो ऐसा मान के चलते हैं, तो उनको लगता है कि सॉल्व होके आना चाहिए भाई जब हम सॉल्व करने जा रहे तो पता I2 की वैल्यू कितना आ गया? I2 की वैल्यू 3V2/2 यार, 3V2/2 माइनस VA/2। अब मैं बोल रहा हूँ ये दोनों इक्वेशन से सॉल्व ही नहीं हो सकता, सॉल्व ही नहीं हो सकता है। दुनिया की कोई ताकत, आप क्या दुनिया की कोई ताकत ये दो इक्वेशन से वाई पैरामीटर निकाल के दिखा दे? इन दो इक्वेशन से कोई दुनिया की ताकत नहीं निकाल सकती, आप क्या, कोई नहीं। इसलिए क्योंकि जब तक आप ना इस C पॉइंट, इसको C मान रहा हूँ ना, इसको C मान रहा हूँ, जब तक आप VA पे नोड नहीं लगाओगे तब तक तो ये अनसॉल्व रहेगा। तो KCL ये है इंपॉर्टेंट कि आप C पॉइंट पे, इसको बोलते हैं कि आप एक अच्छे स्टूडेंट बनते जा रहे हो। तो C पॉइंट पे नोट लगा रहा हूं मैं VA पे, तो VA माइनस V1/2, ठीक है, VA माइनस V2/2, ये भी ठीक है, और 3V1 इनकमिंग है, तो -3V1 इक्वल टू 0, -3V1 इज इनकमिंग, तो VA/2 और VA/2 तो VA हो गया, -V1/2 माइनस V2/2 और -3V1 इक्वल टू 0। तो VA की वैल्यू क्या है? VA की वैल्यू है 3V1 प्लस VA/2, तो 3.5 हो गया, 7/2 VA हो गया, 7/2 V1 प्लस V2/2 हो गया, और ये इक्वेशन नंबर 3। और ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है यार, क्योंकि इसके बिना तो क्वेश्चन हिलेगा नहीं। तो मैं ना फ्रॉम 1 बोल रहा हूँ, फ्रॉम 1, देखते रहना, मैं बोर्ड में इस बार लेफ्ट साइड जा रहा हूँ, राइट से लेफ्ट जा रहा हूँ। फ्रॉम 1 I1 की वैल्यू कितना था? तो I1 की वैल्यू आप बोलोगे सर 3/2 V1 है, फिर मैं बोलूँगा -VA/2 है, तो -VA/2 जैसे ही किया, -VA/2 जैसे किया तो -7/4 V1 और -V2/4 है ये, क्योंकि 1/2 था उसमें। अब क्या हो रहा है आपके पास कि I1 की वैल्यू अगर मैं बोलूँ कि देखो 4 LCM ले रहा हूँ तो 2 आ गया, तो 6 आ गया, 4 LCM लिए तो 2 × 3 6 माइनस 7, तो -V1/4 आ गया, ओके, और -V2/4 भी आ गया, चेक कर लेना, नहीं 6 माइनस 7 तो -V1/4। I1 इक्वल टू Y11 V1 प्लस Y12 V2, तो पता है Y11 की वैल्यू -1/4 है और Y12 की वैल्यू भी -1/4 है,
ठीक है चलो, इतना निकला। फ्रॉम टू कर रहा हूँ मैं शिफ्ट ही बोर्ड में अलग टाइप से हो रहा हूँ, मतलब ऐसे जा रहा हूँ अपोजिट डायरेक्शन में। I2 की वैल्यू कितना है, तो I2 की वैल्यू है 3/2 V2, ठीक है, माइनस VA/2, तो माइनस VA/2 जैसे करूँगा तो -7/4 V1 माइनस V2/4 आ जाएगा, यही सेम। अब मेरे पास V1 तो -7/4 V1 है, बट V2 कितना है 3/2 माइनस V2, तो अगर मैं 4 LCM ले लूँ तो ये 6 होगा, मतलब 6 माइनस 1 तो 5/4 V2 होगा। चेक करेंगे अपन, 5/4 V2 होगा, ऐसे होना चाहिए I2 की वैल्यू। तो I2 इक्वल टू, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो मैं एक बार चैट में देख लेता हूँ, Y21 Y22 V2, तो Y21 की वैल्यू -7/4 है और Y22 की वैल्यू 5/4। ये इसका मतलब है कि Y मैट्रिक्स की वैल्यू कितना आया, Y मैट्रिक्स की वैल्यू आया -1/4 -1/4, Y21 की वैल्यू आ रहा -7/4 और Y22 की वैल्यू आ रहा 5/4। कैसा आ रहा था चेक करो आप, कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं पे भी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं। डिटर्मिनेंट ऑफ Y क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ Y इक्वल टू है -5/16 माइनस 3 माइनस है, 2 माइनस तो ये और एक और मिडिल का माइनस, तो -7/16, मतलब प्लस नहीं हुआ, तो -5 और -7 -12/16 यार, -3/4 -0.75 डिटर्मिनेंट ऑफ Y सीमेंस स्क्वायर -0.75, तो -0.75 किसका आया था। इतनी सी चीज है, क्या चीज है, कुछ भी टफ नहीं था, बस मैं क्वेश्चन में चेंज करता हूं। क्या चेंज किया, इतनी देर से आपको लग रहा था कि नोट लगाओ आंसर लो, नोट लगाओ आंसर लो, मैं क्या किया, बीच में रजिस्टर क्रिएट किया और बीच में लगाया। कई लोग जीरो इनफाइनाइट बोल रहे थे, जीरो इनफाइनाइट आंसर था, कुछ लोगों का ग्राउंड था, कुछ लोगों का स्काई था, जीरो इनफाइनाइट आंसर नहीं आया भाई। तो मैं बोल रहा हूं कि देखो बीच में रजिस्टर डाला तो बीच का जो वोल्टेज है वो ना V1 है ना V2 है, कितना मजेदार हो गया एकदम, इट्स गुड, गुड बोला गुड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ी क्रिएटिविटी की नीड रहेगी, लगाओगे क्या क्रिएटिविटी, थोड़ी सी क्रिएटिविटी कि मैं पहले एक सॉल्व कर रहा हूं। चलो पहले मैं क्वेश्चन देता हूं और देखता हूं कि अगर आपका मन करेगा तो। चलो, कंसीडर द नेटवर्क सोन इन बिलो फिगर, कंसीडर द नेटवर्क सोन इन बिलो फिगर, कंसीडर द नेटवर्क सोन इन बिलो फिगर। थोड़ा सा नेक्स्ट स्टाइल, नेक्स्ट तरीके पे जा रहा हूं। कंसीडर द नेटवर्क सोन इन बिलो फिगर। आपके पास ना नेटवर्क नहीं होगा, एक ब्लॉक होगा, एक ब्लॉक होगा, देखो V1 लिखा, I1 लिखा, ठीक है, एक ब्लॉक होगा बोला, ध्यान से देखना, V2 लिखा, I2 लिखा, ठीक है। रेडी रहना बोला। अपने को तो बहुत बेहतरीन स्टूडेंट बनना है ना, एकदम बेहतरीन, तो फिर आपको सीखना अच्छे से। मैं बोला किसी को कि एक लोड लगाया 1 ओम का, ठीक है, चलो, और मैं यहाँ पे आपको ये जो नेटवर्क है इसका Y पैरामीटर दे रहा हूँ, 1 -1 -1 और 1, और बाहर लिख दे रहा हूँ ये, कभी मोहो, कभी ओम इनवर्स, कभी सीमेंस, यस, Y पैरामीटर दिया मैं। तो कंसीडर द नेटवर्क सोन इन बिलो फिगर, द वैल्यू ऑफ, अलग अलग कलर पेन यूज करता हूँ, थोड़ा मजेदार लगता है। द वैल्यू ऑफ ZIN इन ओम, द वैल्यू ऑफ ZIN इन ओम, द वैल्यू ऑफ, देख लेना क्या पूछा मैं, द वैल्यू ऑफ ZIN इन ओम, दिख रहा है फिगर में, इन ओम्स इज अंडरलाइन। इनपुट इम्पीडेंस पूछूं मैं, इनपुट इम्पीडेंस पूछूं, इनपुट इम्पीडेंस पूछूं ZIN, मतलब पहले क्लियर कर देता हूं भाई, ZIN बोला है तो Z पैरामीटर नहीं पूछा है, द ZIN ओनली V1/I1 इज नॉट I2 इक्वल टू 0 द कंडीशनल इनपुट इम्पीडेंस। तो ऐसा ना हो कि Y का आप डिटर्मिनेंट लो और Y को इन्वर्स करो और बोले Z निकल गया, मैं Z पूछा ही नहीं, क्या पूछा मैं, क्या 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 क्या, ZIN, मतलब क्योंकि मैं इसलिए ऐसा लिखा, एग्जाम में ऐसे लिखा रहेगा, एग्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चन आपको खुद पता होना चाहिए, V1/I1 ओनली V1/I1। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा जाना पहचाना है इसलिए थोड़े से ज़्यादा लोग कंफर्टेबल है कि हम देखे थे कहीं ना कहीं, तो देखे थे, ऐसा वाला कुछ कुछ फीलिंग है किसी लोगों का, बट ठीक है। सबसे पहले तो कि आपसे क्या पूछा गया, पहला चीज, क्योंकि क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है, तो V1/I1 बस ये आपसे पूछा गया है, बस इतना ही, करेक्ट मार्क कर दिया। इधर इनपुट इम्पीडेंस, इसको बोलते हैं अनकंडीशनल इनपुट इम्पीडेंस। ये कहाँ पे निकाल सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में, इसमें नेटवर्क सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है,
एनालॉग सर्किट से लेके कहीं पे भी एम्पलीफायर का, बीजेटी एम्पलीफायर, जेफेट एम्पलीफायर, मॉसफेट एम्पलीफायर, कहीं पे भी इनपुट इम्पीडेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। वी कैन फाइंड आउट एनीवेयर। अभी अपन नेटवर्क पढ़ रहे हो और 2 पोर्ट नेटवर्क पढ़ रहे हो और V1 अपन I1। अब हम देखें कि भाई ये तो y पैरामीटर दिया है, तो अब मेरे पास ये चांसेस है कि y पैरामीटर देखो I1 V1 है, तो ये y11 है, y12 है, y21 है, y22 है, y11 y12 ये तो पता है आपको, और ये y21 और y22। तो I1 की वैल्यू क्या होगा, y11 V1, y11 V1 प्लस y12 V2। इसका मतलब क्या हुआ कि V1 माइनस V2, क्योंकि एक 1 है एक -1 है। I2 की वैल्यू y21 V1 प्लस y22 V2, तो क्या वैल्यू 1 -1 और +1, इतना आ गया भाई, 2 इक्वेशंस आ गया। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट आउटपुट वोल्टेज, ये लोड है, ये लोड रेजिस्टेंस, आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बीच का रिलेशनशिप, जो मेरा फेवरेट इक्वेशन है, -I2 इंटू RL होता है। तो RL की वैल्यू भी 1, तो -I2 आ गया V2 इक्वल टू, ये थर्ड इक्वेशन, ये मेरा फेवरेट इक्वेशन है इस चैप्टर का। मैं बताया भी मेरा फेवरेट होने के लिए किसी को सही में फेवरेट होना पड़ता है। क्या निकालना है आपको, V1 अपन I1। तो क्या करो आप, क्या करो, I2 की जगह पे इक्वेशन 3 और 2 से क्या करो, फ्रॉम 2 एंड 3, फ्रॉम 2 एंड 3 I2 की जगह पे -V2 पुट कर दो। तो I2 की जगह पे -V2 पुट कर दिया, और फिर कितना था, -V1 प्लस V2। तो V1 का आंसर हो गया 2V2, V1 का आंसर हो गया 2V2, ठीक है। तो V2 की वैल्यू हो गई V1/2, ये आपके पास इक्वेशन 4 हो गया। V2 की वैल्यू फ्रॉम 1 I1 इक्वल टू V1 माइनस V2 वेयर V2 इक्वल टू V1/2। तो ये आ गया 2, तो 1/V1/2 I1। यहाँ पे कई लोग मिस्टेक किए, मैं पूछा था V1/I1, वो लोग I1/V1 निकालिए, तो V1/I1 2 ओम आ गया, इधर ZIN आंसर, ठीक है, ZIN 2 ओम आंसर आ गया, सिंपल। तो 2 ओम आंसर है बोला, करेक्ट आंसर इज द 2 ओम, -2 इज रॉन्ग, 0.5 इज रॉन्ग, 2/3 इज रॉन्ग, 2/3 रॉन्ग, 0.5 रॉन्ग, नेगेटिव आंसर इज रॉन्ग। ये आ गया, ध्यान से, कुछ था ही नहीं। इक्वेशन को हैंडल करना सीखो बड़े मस्त टाइप से। बहुत सारे लोग 2 ओम बोल रहे थे, इज गुड, बहुत सारे लोग 2 ओम बोल रहे थे। ये मेथड नंबर 1 है, ये इक्वेशन यूज करना है, इसको बोलते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन। मेथड नंबर 2 ना, मेथड नंबर 2 अगर मैं लिखूं तो मैं क्या ना मॉडल बना सकता हूँ, कैसे पता है, वो पूरे नेटवर्क का एक मॉडल बना सकता हूँ। मॉडल कैसे होता है, y11 y12 v2 ऐसे लिख देता हूँ पहले आपके लिए, जैसे आपको क्लियर है। मॉडल बना देता हूँ y21 v1 और y22 v2 ऐसा बना देता हूँ मॉडल, ठीक है। चलो, ये y11, ये I1 और v1, ये पूरा मॉडल बनाया, कलर चेंज कर देता हूँ। ये था आपके पास v1, ये I1, ये v2 और ये I2, ये v2 और ये I2, और ये लोड 1 ओम का, ठीक है। पता है y11 होता है, ये y12 v2 होता है, ये y21 v1 होता है। मॉडल को यूज नहीं करता, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे को पसंद है मॉडल यूज करना। मेरे को पता है कि y11 की वैल्यू अगर 1 है, 1 ओम इनवर्स है, तो इसका अगर मैं रजिस्टेंस भी लिखूँ, 1/y11 भी लिखूँ, तो ये 1 ओम हो जाएगा, और मैं नॉर्मली रजिस्टेंस लिखना पसंद करता हूँ। y22 की वैल्यू अगर 4 होता तो 1/4 करता मैं, ये भी 1 था, 1 ओम इनवर्स, तो 1/y22, क्योंकि मेरे को रजिस्टेंस लिखना है, 1/y22 रजिस्टेंस होता है, तो ये 1 ओम होगा। y12 की वैल्यू ना -1 था, y12 की वैल्यू -1 था, माइनस लिखना इज नॉट गुड, तो मेरे को पसंद नहीं है, तो मैं डायरेक्शन चेंज कर लूँगा। y21 भी -1 था, तो डायरेक्शन चेंज करूँगा। तो क्या कर रहा हूँ पता है आपके पास, आप समझना, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव होता है चीज़ों को जानना। देखो 1 ओम लिख रहा हूँ, कोई बोल सकता है ओम इनवर्स है, नहीं भाई, 1 का ओम इनवर्स, 1 का भी 1 जब होता है एडमिटेंस तो 1 ही होता है, ओम भी 2 होता तो 1/2 लिखता, पक्का 2 होता तो 1/2 लिखता, इंपॉर्टेंट है बोला। उसका डायरेक्शन चेंज कर दूंगा। कोई बोल सकता है सर डायरेक्शन अपवर्ड कैसे किया, क्योंकि मैं माइनस को प्लस लिखने जा रहा हूँ, ये V2 हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गया। इसका भी डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ क्योंकि ये भी माइनस था, तो ये V1 हो गया। सब नंबर 1 थे तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। ये एडमिटेंस है, मेरे को रेजिस्टेंस लिखना पसंद है, तो मैं रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर लिया। कोई बोलेगा सर कन्वर्ट कहाँ किया, क्योंकि 1 का कन्वर्जन वही होता है। जब 1 का कन्वर्जन वही होता है तो फिर डरने की क्या बात है। अगर 10 होता तो 1/10 लिखता, याद रखना, रिपीट कर रहा हूँ तीसरी बार, अगर 10 होता तो 1/10 लिखता मैं, क्योंकि मेरे को ओम लिखना पसंद है। जब मैं मॉडल बनाता हूँ तो मॉडल बनाता हूँ तब ये हो गया। ये कोई बोल रहा है मेरे को इनपुट इम्पीडेंस फाइंड आउट करना है सर यहाँ से,
कोई बोल रहा है जेड आई निकालना, ये तो क्वेश्चन था। तो मैं बोलूँगा कि ठीक है I1 इक्वल टू क्या होगा, नोट लगाओगे तो V1/1 माइनस V2, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। फिर कोई बोलेगा ठीक है चलो V2 पे नोट लगाते हैं, V2 पे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है मेरे को V2 पे नोट लगाना। KCL V2 पे यहाँ लिखता हूँ अच्छे से, पसंद है मेरे को KCL V2 पे लगाना। कैसे लिखूंगा, V2/1 और माइनस V1 इक्वल टू 0। पता है V2 की वैल्यू V1/2 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2। कितने लोग इसमें कंफर्टेबल है जो लिखा है इक्वेशन, नोट लगाए हम V2 पे, कितने लोग कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल इस इक्वेशन में, नोट इक्वेशन है लेकिन तो भी कितने लोग कंफर्टेबल है, झूठ नहीं बोलना है वैसे, कितने लोग कंफर्टेबल है इस इक्वेशन से। आंसर नहीं चाहिए अपने को, है ना, फोकस मत किया करो आंसर पे। मैं बोला ये इक्वेशन लिखा और आपको लगा कि हाँ ठीक है इट्स गुड, आगे बढ़ो सर, या आप रुके और आप सोचे कि अच्छा क्या किया सर आप, तो कितने लोग कंफर्टेबल है पूछा मेरे को, चाहिए मेरे को कि कंफर्टेबल जो लोग होंगे वो लोग लिखेंगे यस, जो लोग कंफर्टेबल नहीं होंगे वो लोग लिखेंगे नो। तो फिर मैं बात कर पाऊंगा इस जगह पे कुछ थोड़ी सी। अब क्वेश्चन है कि मैं क्यों पूछा कंफर्टेबल है कि नहीं, क्वेश्चन ये है जो लोग कंफर्टेबल होंगे उनको लग रहा होगा कि क्यों पूछे, और अगर आप कंफर्टेबल हो और आपको लग रहा है कि सर ये क्यों पूछे, तो आप अच्छे टीचर नहीं बन सकते। ठीक है, क्या बोला मैं, आप कंफर्टेबल हो, यू आर वेरी गुड इन नेटवर्क, लेकिन आपको ये नहीं पता कि मैं क्यों पूछा कंफर्टेबल होगी नहीं, तो आप अच्छे टीचर नहीं बन सकते, क्योंकि आपको लोगों की प्रॉब्लम नहीं पता। मेरा सबसे बेस्ट पार्ट अगर मुझसे कोई पूछे कि क्या है, तो कंसेप्ट नहीं है कि मैं क्या जानता हूं, मेरा बेस्ट पार्ट ये है कि मैं ये जानता हूं कि लोग क्या सोचते हैं, पब्लिक क्या सोचती है, एक नॉर्मल स्टूडेंट लाखों लोग क्या सोचते हैं मैं जानता हूं, जो कि मैक्सिमम टीचर नहीं जानते। एकदम क्लियर कट है मेरा कि मैं क्या जानता हूं, ठीक है, क्योंकि मैं प्रॉब्लम में था। अगर मैं से कोई पूछता आज से, जब मैं 2003-4 में था, जब गेट की प्रिपरेशन कर रहा था, मैं से कोई टीचर पूछता, कोई नहीं पूछा मैं से कभी जिंदगी में कि कंफर्टेबल हो कि नहीं, तो मेरा आंसर होता नो। क्यों पता है, मैं सोचता कि I2 कहां चला गया, मैं सोचता कि I2 कहां चला गया, नोट लगा रहे थे आप, I2 को लिखे नहीं, ऐसे कैसे कर दिया, I2 गायब कैसे कर दिया सर, बिना I2 के आप नोट लगा दिए, मैं ऐसे सोचता था, क्या बिना I2 के आप नोट लगा दिए। तो ये मेरा प्रॉब्लम था, बट मेरे से कोई पूछा नहीं कभी। तो जितने लोग कंफर्टेबल है उनको पता है, उनको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनको ये नहीं पता लोगों की प्रॉब्लम क्या, तो समझ आना चाहिए। मैं जब नोट लगाया तो V2/1 लिखा, एक ब्रांच ये लिखा, ये V2/1 लिखा, दूसरा लिखा और ये तीसरा लिखा, 3 ही तो था आपके पास, तो I2 कहां चला गया। एक्चुअली अगर कोई मेरे को बोले कि क्या आप I2 आपको नहीं लिखना चाहिए था, आपको I2 नहीं लिखना चाहिए था, तो मैं बोलता कि मैं चाहता तो क्या लिख सकता था। ये I2 इनकमिंग है तो -I2, इस ब्रांच में करंट V2/1 और वो इनकमिंग -V1 इक्वल टू 0। तो मैं लिख सकता था I2 इक्वल टू V2 माइनस V1, क्योंकि I2 जा रहा है और दो ब्रांच में डिवाइड हो रहा है, ये लिख सकता था, और ये सही है, गलत कुछ नहीं है इसमें, गलत कुछ भी नहीं है। फिर पता है आपको ये सही है, फिर मैं बोलूंगा कि V2 और I2 में क्या रिलेशन, समझना V2 और I2 में क्या रिलेशन है, V2 इक्वल टू -I2 इंटू 1, तो एक्चुअली V2 ही -I2 है, तो I2 ही -V2 है, क्योंकि 1 हो मैं लोड में। तो अगर मैं I2 को -V2 पुट कर दूंगा, I2 को -V2, तो फिर पता है V1 इक्वल टू 2V2 आ जाएगा, वही तो लिखा यहां पे भी। तो क्या होता है आपके पास, पता है 3 ब्रांच है और तीनों को अगर आप लिख दे रहे हो, तो अब हमारी चॉइस थी इस जगह पे I2 चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर मेरे को I2 इंट्रोड्यूस करना है तो I2 इंट्रोड्यूस करता, बट मेरे को चाहिए ही नहीं था I2। क्यों, क्योंकि मेरे को V2 को हटाना था, क्योंकि V1/I1 निकालना था। क्या करता मैं I2 का, तो मेरे पास चॉइसेस थी नोट लगाते समय, तो मैं I2 को नहीं लिखा, मेरे पास चॉइस थी। तो अगर मेरे को अगर नीड होती I2 की, तो मैं ये लिखता, पक्का लिखता, अगर मेरे को I2 की नीड होती तो। धीरे धीरे ना आपकी नीड इंपॉर्टेंट है कि आप चाहते क्या हो, ये भी सही है, इसलिए मैं पूछा कंफर्टेबल है कि नहीं। मेरे को I2 की नीड नहीं थी तो मैं I2 लिखा नहीं, क्यों टाइम पास करूं मैं। तो धीरे धीरे नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपको क्या चाहिए। तो एक नॉर्मल स्टूडेंट को कभी कभी समझ ही नहीं आता है, सर मेरे को क्या चाहिए, मेरे को तो कुछ नहीं चाहिए सर, नेटवर्क है बस। तो उसको अपनी रिक्वायरमेंट नहीं पता। तो ना पहला स्टेप के बाद ना, अब ना वो जंप करने के लिए ना रेडी नहीं है, उसको स्विमिंग तो सिखा दी अपन, अब उसको बोल रहे जंप करना है, बोला ऊपर हाइट पे ले गए बोले जंप करो, तो अगर वो जंप कर दिया तो स्विमिंग कर लेगा, क्योंकि उसको स्विमिंग करना आता है। अब उसको जंप करने से डर लग रहा है,
बस वो यही जगह है, वो यही जगह है। अगर ये भी जंप कर दिए ना तो स्विमिंग तो आपको आती है, क्योंकि बेसिक आपको आता है। डर हटाना है, बोला ये कंफर्टेबल है, इतना बेसिक बेहतरीन होना चाहिए आपको। ये टीचर नहीं पढ़ाएगा कभी भी, टीचर को पता ही नहीं कि ये प्रॉब्लम है लोगों को। टीचर विचर को नहीं पता होता है सब चीज़, टीचर विचर को नहीं पता होता है। देखो ध्यान से, ये है मेन चीज़। इसलिए जो लोग भी नो लिखे, ज़्यादा लोग नहीं है, यस वाले बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि बहुत लोगों को कंफर्टेबल है। बट मैं वो स्टूडेंट था जहाँ मैं कंफर्टेबल नहीं होता था, और फिर मैं किसी से पूछ भी नहीं पाता था। फिर सोचता था देखा जाएगा, जिस दिन जो होगा देखा जाएगा। नेटवर्क को इस भरोसे छोड़ दिया था कि कभी भी कुछ भी होता है इसमें, कभी कोई I2 लिख रहा है, कभी नहीं लिख रहा है, पता नहीं क्या सोच के I2 नहीं लिखते और क्या सोच के I2 लिखते हैं। तो देखो आपके पास ये सही था, बस मैं बताया कि देखो ये सब कुछ सही है यहाँ पे। तो V2 की वैल्यू V1/2 था, V2 की वैल्यू, तो V1 माइनस V1/2, तो ये आ गया V1/2 I1 I1। तो V1/I1 इक्वल टू 2 ओम, ये आपके पास ZIN, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बोला ऐसा। अब ऐसा ऐसा नॉर्मली डील नहीं करते लोग अच्छे से। यहाँ पे आ जाओ, क्या होता है आपके पास, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते, हमारा नजरिया और भी बेटर होते जाता है। बोलो कोई इनपुट इम्पीडेंस पूछा था हमसे, कोई इनपुट इम्पीडेंस पूछा था इस क्वेश्चन में। वापस आ जाओ, कैमरा यहाँ पे आ जाओ। जब आप इसको देख रहे थे, इसको जब देख रहे थे, तो आप देखें कि इसमें जो एलिमेंट्स हैं 1 -1 -1 और 1, चारों नंबर सेम थे, एक और दो नंबर ये -1 -1 थे। अभी जब हम लोग आज जब हम पढ़ रहे थे, पता आपके पास एक सिंगल सीरीज एलिमेंट जब था Z, सिंगल सीरीज एलिमेंट, इसका Y पैरामीटर एग्जिस्ट करता है, पता आपको? इसका Y पैरामीटर एग्जिस्ट करता है एक सिंगल सीरीज एलिमेंट का। एक सिंगल सीरीज एलिमेंट का Y पैरामीटर क्या होता है पता है? Y पैरामीटर पता ही आपको, अभी हम निकाल रहे थे 1/Z, -1/Z, -1/Z और 1/Z। तो इफ Z इक्वल टू 1 ओम, अगर मैं Z की वैल्यू 1 ओम लिख लूँ, सिंगल सीरीज एलिमेंट 1 ओम का ले लूँ, पता है Y पैरामीटर क्या आएगा? 1 -1 -1 और 1। इसका मतलब है ये जो बॉक्स था ना, ये जो बॉक्स था, ये सिंगल सीरीज एलिमेंट था, सिंगल सीरीज एलिमेंट। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा, ये तो अभी हो गया, अभी नंबर 1 2 3 4 कर दूंगा, थोड़ी काम आएगा ये, फिर तो जो कि वही सब आएगा। सिंगल सीरीज एलिमेंट्स ऑफ 1 ओम रजिस्टर, 1 ओम। इसका मतलब है इस नेटवर्क को अगर मैं रिप्लेस करूं तो पता है ये 1 ओम का रजिस्टर था, ये 1 ओम का रजिस्टर था। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, ये था मेरा क्वेश्चन जो था। लोड में 1 ओम का लगाया आप, लोड में 1 ओम का लगाया, लोड में 1 ओम का लगाया, और ये सिंगल रजिस्ट्री नेटवर्क था। ऐसा हर बार रिप्लेस नहीं होगा, हर बार रिप्लेस नहीं होगा, इस चीज़ को याद रखना। और यहाँ से खड़े होकर आप देख रहे थे तो पता है सिंगल 1 ओम रजिस्टर और एक लोड में 1 ओम था, दोनों मिलके कितना हो गया? 1 + 1, इसलिए आंसर विल बी 2 ओम। ये 2 ओम आंसर, इनपुट इंपेडेंस का आंसर 2 ओम, ये देखो। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा, 1 2 3 4 होता तो कभी नहीं कन्वर्ट कर पाते आप, बट यहाँ पे कन्वर्ट किया जा सकता था। तो कई लोगों को बड़ा अच्छा आइडिया होता है आपके पास, ये जस्ट नोट करेंगे, बोला थर्ड मेथड, ये हमेशा काम नहीं आएगा। ये तो बड़ा स्पेशल था कि सब एलिमेंट्स की वैल्यूज थी। मैं बोला 1 2 3 4 दूंगा ना तो दुनिया में कोई कन्वर्ट नहीं कर पाएगा फिर उसको 1 2 3 4 को, इसलिए ये बड़ा काम का था जो मैं किया। सब लोग ना पहला तरीका यूज करते हैं, लोग मॉडल नहीं बनाते। मेरे को पसंद है मॉडल बनाना, लोग मॉडल नहीं बनाते, मतलब जितने भी पढ़ने वाले लोग हैं, पढ़ाने वाले लोग हैं, पहला तरीका सब लोग यूज करते हैं। आप भी पहला तरीका यूज कर सकते हो, इक्वेशन लिख के अच्छे से मैनेज करना। थर्ड मेथड इसलिए काम आ गया क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि नंबर उसके बड़े स्पेशल रखा था मैं, इसलिए काम आ गया। एग्जाम में ऐसी चीजें यूज होती रहती है, कई बार एग्जाम में ऐसी चीजें यूज होती रहती है, एग्जाम वाले ज्यादा टफ नहीं करते। चलो अब देखो, कंसिडर द नेटवर्क, कंसिडर द नेटवर्क shown in below figure, कंसिडर द नेटवर्क shown in below figure। एक नेटवर्क दे रहा हूं बोला, चलो एक इंपेडेंस मैट्रिक्स दिया मैं 4 3 2 1। चलो मेरे को ना एकदम क्लियर होता है कि मेरे को क्या क्या करना है, कभी कभी ऐसा मैं सोचता हूँ, मेरे को क्लियर रहता है कि मेरे को क्या क्या करना है। 10 ओम है ये V2 है, ये I2 है, दिस वन, ये V1 है, ये I1। ये कंसिडर द नेटवर्क shown in below figure, कंसिडर द नेटवर्क shown in below figure, ठीक है। फाइंड फर्स्ट वन RI V1/I1, ठीक है, फर्स्ट वन RI, ठीक है। सेकंड AV वोल्टेज गेन V2/V1, सब अनकंडीशनल। थर्ड AI करेंट गेन I2/I1, ये
सब अनकंडीशनल, कुछ जीरो वीरो नहीं ना, ये इसमें कुछ जीरो ना इसमें कुछ जीरो इसमें कुछ जीरो। तो आपको एक इनपुट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, एक आपको वोल्टेज गेन फाइंड आउट करना है और एक आपको करंट गेन फाइंड आउट करना है। तो आपको 3 आंसर पूछा हूं मैं इस बार, 3 आंसर, ठीक है। चलो अब मैं सॉल्व करा रहा हूं। अब देखो ध्यान से कि मेरे को अब इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करना है। इंपेडेंस मॉडल आपके पास है, मैं इंपेडेंस मॉडल बना सकता हूं क्योंकि जेड पैरामीटर है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो मेरे को लगता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको जानना चाहिए, जिसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, V2 इक्वल टू माइनस I2 इंटू RL, और RL की वैल्यू 10 ओम है तो माइनस 10 I2। इक्वेशन नंबर 1, V2 इक्वल टू माइनस 10 I2। यस, V2 इक्वल टू कितना, माइनस 10 I2। अब इक्वेशन ऑफ जेड पैरामीटर है तो बताओ कितना होगा, V1 इक्वल टू Z11 I1 तो 4 I1, Z12 I2 तो 3 I2। हो गया भाई इक्वेशन नंबर 2। चलो V2 के लिए लिख लेते हैं, Z21 I1 तो 2 I1, Z22 I2 तो Z22 I2 तो 1 I2। हो गया, 3 इक्वेशन है और आपको सॉल्व करना है। तो एक इंजीनियर सॉल्व कर सकता है बड़े इजीली, एक इंजीनियर बड़े इजीली सॉल्व कर सकता है। बोला कैसे, तो अब मेरे को फाइंड आउट करना है इनपुट इंपेडेंस, मेरे को फाइंड आउट करना है वोल्टेज गेन, और मेरे को फाइंड आउट करना है करंट गेन I2 बाई I1। तो ठीक है, अगर मैं बोलूं कि मैं V2 को यहां पुट कर दूं, V2 को पुट कर दूं माइनस 10 I2, देखो माइनस 10 I2 पुट किया, V2 को माइनस 10 I2 यहां पुट किया तो 2 I1 प्लस I2। पता आपके पास ये कितना हो गया, पता है, माइनस 11 I2 इज इक्वल टू 2 I1। तो बताओ I2 बाई I1 कितना आया, माइनस 2 बाई 11। ये AI का आंसर आया, और मेरे को लगता है कि मैक्सिमम लोग सही आंसर दिए होंगे, माइनस 2 बाई 11, माइनस 2 बाई 11 करेंट गेन का। बहुत सारे लोग सही आंसर दिए होंगे, कुछ लोग गलत भी दिए, लेकिन माइनस 2 बाई 11 देना चाहिए था आंसर सही। अब अगर इतना आ गया आपके पास तो V1 की वैल्यू कितना है, तो V1 की वैल्यू फ्रॉम टू आपका मतलब जो क्वेश्चन पे जो आपका फोकस होना चाहिए बड़ा अच्छा होना चाहिए, इक्वेशन पे फोकस होना चाहिए। V1 इक्वल टू 4 I1 प्लस 3 I2, और I2 की वैल्यू कितना होगा पता है, माइनस 2 बाई 11 I1। कहाँ से, ये यहाँ से माइनस 2 बाई 11, तो I1 कॉमन लिया तो 4 माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6 बाई 11 यार, माइनस 6 बाई 11। तो पता है I1 ब्रैकेट में है 44 माइनस 6 38 बाई 11, और ये है V1, तो V1 अपन I1 का आंसर आ गया, V1 अपन I1 का आंसर आ गया। ये है इनपुट रेजिस्टेंस, और कुछ लोग बोल भी रहे थे 30 बाई 8 11 ओम, ओम होगा ना, यस ये भी सही है कई लोगों का, 30 बाई 8 11, ठीक है ओके। अब देखो आपके पास इतना आ गया, इतना हमारे पास आंसर है। तो अगर मैं बोलूं कि मेरे को अगर V2 इक्वल टू माइनस 10 I2 और I2 की वैल्यू आपके पास ये है, तो मैं बिल्कुल सॉल्व कर सकता हूँ बोला, और मेरे को क्या निकालना है, वोल्टेज क्या निकालना है, तो मैं बिल्कुल आराम से सॉल्व कर सकता हूँ। तो V2 की वैल्यू कितना है, फ्रॉम 1 माइनस 10 I2, V2 की वैल्यू माइनस 10 I2, ये V2 की वैल्यू माइनस 10 I2, तो माइनस 10, और I2 की वैल्यू कितना है आपके पास, I2 की वैल्यू I2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ I1 माइनस 2 बाई 11, माइनस 2 बाई 11 I1, ये पता आपके पास कितना हो गया, 20 बाई 11 V2 और I1। अब इनपुट रेजिस्टेंस यहां से मैं पुट करना चाहता हूं इसको कि I1 की वैल्यू कितना है, तो मैं बोलूंगा V1 11 V1 बाई 38, तो 20 बाई 11, और मैं बोलूंगा 11 V1 बाई 38, ये कैंसिल आउट, ये हुआ 20 बाई 38, या तो फिर 10 बाई 19 ना, 10 बाई 19 V1, मेरे को निकालना है V2 बाई V1 ना, V2 बाई V1, तो वोल्टेज गेन AV इक्वल टू V2 बाई V1, द V2 बाई V1 10 बाई 19 या 20 बाई, ये आंसर, ये चेक करो आप। तो वोल्टेज गेन 10 बाई 19 था, कुछ लोग तीनों आंसर सही निकाले थे, मिस्टेक नहीं करना है, बस इतना ही एग्जाम में आता। मैं अगर बोलूँ ना क्या एग्जाम में आता तो यही सब आता है। अलग बात है कि मैं एग्जाम का क्वेश्चन नहीं लिया, अपने मन से फ्रेम कर लिया, बस ये सब पूछेंगे वो लोग, और कुछ नहीं कर सकते वो लोग, इतना ही आता है। अभी आपको दिखा देता हूँ कि क्या एग्जाम में पूछते हैं, एग्जाम के क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, ठीक है, एग्जाम के क्वेश्चन ले लेता हूँ, कोई बड़ी बात थोड़ी है। इसमें एक और चीज़ मैं बताता हूँ, बोला एक जस्ट बेसिक चीज़ बताता हूँ, रुक जा 2 मिनट यहीं पे रहना। एक चीज़ मैं बस बताता हूँ कि क्या आप जो नॉर्मली नेटवर्क का टीचर नहीं बताएगा आपको, आपके पास पता है 2 पोर्ट नेटवर्क है,
तो एक एम्पलीफायर, जब एनालॉग सर्किट पढ़े होंगे बहुत सारे लोग में से, तो मैं बता रहा था आपके पास कि एक एम्पलीफायर में हमेशा वोल्टेज गेन इक्वल टू करंट गेन इनटू लोड रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस होता है, इधर रिलेशनशिप पता है आपके पास, ये रिलेशनशिप होता है। बट करंट गेन जो होता है आपके पास इन टर्म्स ऑफ टू पोर्ट करंट माइनस आई टू बाई आई वन होता है। बट नेटवर्क में आईआईटी का प्रोफेसर भी जब करंट गेन पूछता है तो माइनस नहीं बोलता है। नेटवर्क में किसी को क्या करना कि माइनस बोलते करके टू पोर्ट कर बोलते, एम्पलीफायर तो एकदम पढ़ते हैं ना हम लोग गुड फॉर्म में, यहाँ पे चलता है बोला, यहाँ पे नेटवर्क का टीचर भी बोल देता है, आईआईटी के प्रोफेसर भी बोल देते हैं माइनस आई टू बाई आई वन बोल देते हैं। किसी को माइनस आई टू बाई आई वन बोलना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लोग यहाँ पे नेटवर्क में इतना कोई केयर नहीं करता, नेटवर्क है ना तो कौन केयर करेगा। तो यहाँ पे आई टू बाई आई वन कितना हो गया अगर आप ध्यान से देखोगे, क्योंकि मैं आई टू बाई आई वन को करंट गेन बोला था, आई टू बाई आई वन को करंट गेन बोला था, तो ये माइनस ए आई हो गया। इसका मतलब पता आपके पास कि अभी मेरा जो रिलेशनशिप होगा वो माइनस ए आई आर एल अपॉन आर आई हो जाएगा, क्योंकि मैं डेफिनेशन ही गलत बोला। लेकिन नेटवर्क में सब गलत बोलते हैं, मेरे को तो पता ही रहेगा ना, नेटवर्क में सब गलत बोलते हैं। नेटवर्क में टू पोर्ट करंट के रेशियो को ही लोग बोल देते हैं करंट गेन, बट इट्स ओके, नेटवर्क है ना, इट्स ओके, चलता है। तो मेरा रिलेशनशिप ये आ गया यहाँ के अकॉर्डिंग। पता है मेरा करंट गेन कितना था, यहाँ के अकॉर्डिंग मेरा करंट गेन कितना था, माइनस टू बाई इलेवन, तो माइनस ए आई टू बाई इलेवन आ गया। देखो टू बाई इलेवन आ गया। ये लोड की वैल्यू कितना था, लोड कितना लिया था मैं 10 ओम, देखो लोड 10 ओम था। इनपुट रेजिस्टेंस कितना था, इनपुट रेजिस्टेंस 38 बाई 11 था। ये देखो 38 बाई 11, 11 कैंसिल आउट, देखो आपके पास ये 10 बाई 19 वोल्टेज गेन, ये देखो 10 बाई 19। तुमको पहले से पता है कि अगर करंट गेन और इनपुट रेजिस्टेंस है तो मैं वोल्टेज गेन निकाल सकता हूँ। ऐसा कोई नेटवर्क का टीचर कभी नहीं कर सकता, मैं तो कर सकता हूँ ना, मैं तो इतने सारे सब्जेक्ट जानता हूँ। तो मेरा प्लस पॉइंट यही है कि मैं नंबर ऑफ सब्जेक्ट जानता हूँ और सबको रिलेट करता हूँ, सबको रिलेट करता हूँ, मेरा ये प्लस पॉइंट है मेरा। क्योंकि क्यों नहीं रहेगा प्लस पॉइंट, दिस वन ये। हाँ लेकिन मेरे को डाउट जीरो है, मतलब मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं ये निकाल लूँगा और फिर बोलूँगा यार माइनस आ जा रहा है, मेरे को डाउट वाउट नहीं है, मैं डाउट नहीं रखा हूँ तो टेक्निकली मेरे को पता है डेफिनेशन चेंज, क्योंकि आई टू बाई आई वन है। तो मैं ये भी जानता हूँ कि लोग नेटवर्क में क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलना चाहिए, फिर भी क्या बोलते हैं, आईआईटी के प्रोफेसर क्या बोलते हैं। मेरे ज़िंदगी के पूरे देर जो होते हैं ना, पूरी ज़िंदगी की बस ये इसी में लगे हैं, इसी में लगे हुए, तो मेरे को डाउट नहीं बोला, तो मेरे को क्लियर था। मैं चेंज क्यों कर दिया डेफिनेशन, क्योंकि गलत लिखा था डेफिनेशन, करंट गेन माइनस आई टू अपन आई वन होता है, लेकिन नेटवर्क में किसी को मतलब नहीं इससे कि माइनस आई टू अपन आई वन होता है इन टर्म्स ऑफ टू पोर्ट करंट। इसलिए मैं भी आपको वैसे ही लिखा जैसे नेटवर्क का क्वेश्चन फ्रेम करने वाला एक आईआईटी का प्रोफेसर नॉर्मली आपके लिए फ्रेम करेगा, नहीं तो जबरदस्ती आप परेशान ना हो जाओ। ओके ये एक्स्ट्रा था, ये एक्स्ट्रा था बोला। कोई अगर करंट गेन पूछेगा ऐसा होता ही नहीं है, नेटवर्क का टीचर हमेशा लिख के देता है। नेटवर्क का टीचर, नेटवर्क में थोड़ी किसी को पता हो कि करंट गेन माइनस आई टू बाई आई वन होता है, नेटवर्क के टीचर को पता ही नहीं है, अच्छे से नहीं पता है, मतलब मैक्सिमम टाइम। तो नेटवर्क में जब भी पूछते, इवन एवी लिखते तो भी वी टू बाई वी वन लिखते हैं, बता रहा हूं मैं आपको, एवी लिखते तो भी वी टू बाई वी वन लिखते हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि बोले कि फाइंड करंट गेन, ऐसा नेटवर्क में नहीं होता है, नेटवर्क में डेफिनेशन लिखी रहती है मैक्सिमम टाइम। तो ए आई पूछते समय और ए वी पूछते समय लोग हमेशा लिखते हैं वी टू बाई वी वन या आई टू बाई आई वन। तो डोंट वरी फॉर दैट कि सर करंट गेन आ जाएगा तो सर माइनस लेना है कि नहीं लेना है। मैं तो बोल देता हूँ कि माइनस आई टू बाई आई वन ही लेना है, लेकिन आपको जरूरत ही नहीं पड़ने वाली, इसलिए मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ। नहीं तो मैं तो बोल दूंगा कि आप हमेशा माइनस आई टू बाई आई वन लेंगे, लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूँ। क्यों, मेरे को पता है ऐसा नेटवर्क का टीचर कभी नहीं करता कि फाइंड आई ए आई, ऐसा होता ही नहीं है। ऐसा वो नेटवर्क का टीचर या नेटवर्क की बुक वाले, टेक्स्ट बुक या आईआईटी प्रोफेसर, दोनों ही लोग नेटवर्क में ऐसा नहीं करते। तो मेरे को क्लियर है एकदम। क्वेश्चन लिखने वाला हूं मैं गेट 2016 का, गेट 2016 का एक क्वेश्चन लेता हूं, और जो क्वेश्चन आया था एग्जैक्टली वैसे लिखता हूं, हिंट नहीं दूंगा मैं, आप सॉल्व कर लोगे, मेरे को पता है। द ड्राइविंग पॉइंट इनपुट इम्पिडेंस। मैं बोला हूं ना कि मैं ऐसे लिखता हूं तो धीरे धीरे आपको सब ऐसा लगेगा कि मैं जैसा पढ़ाता हूं, मैं जैसा लिखता हूं, वैसे ही प्रोफेसर लोग क्वेश्चन लिखेंगे आईटी वाले। द ड्राइविंग पॉइंट इनपुट इम्पिडेंस सीन फ्रॉम VS of the circuit zone below in ohm is अंडरलाइन। न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन था। फिगर बना देता हूं भाई, पूरा स्क्रीन देख लो, फिर मैं उधर लिखूंगा तो फिर वो वहां जाएगा। ये VS, ये 1 ओम, ये VS, ये मान लो कि IS है, ये सॉरी ये 2 ओम था, ये 2 ओम था, ये V1 है,
ये 3 ओम। डरना नहीं आपको फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए, डरना वरना नहीं अपने को क्वेश्चन देख के, अपने को लगना चाहिए कि ठीक है जो भी होगा देखा जाएगा, सॉल्व हो जाएगा सर, डोंट वरी। 2 ओम और 4 ओम जी, देख लो ओके बस। तो 2 ओम 4 ओम, ये V1, 2 ओम 3 ओम, 2 ओम 4 ओम, 4V1 VS, ये क्वेश्चन लिखा मैं गेट 2016 का। एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप सॉल्व करना चाहते हो ना, एक और क्वेश्चन तो एक बार देख लो, पूरा यहीं पे है। तो मैं क्या करता हूँ, इस बार स्टेटमेंट कम लिखता हूँ, सीधे फिगर बनाता हूँ। जेड पैरामीटर लिखा था लेकिन मैं फिगर में बना देता हूँ। जेड पैरामीटर लिखा था कि जेड पैरामीटर्स ऑफ द नेटवर्क इज गिवन बाय, ऐसा लिखा था, लेकिन मैं फिगर में दे देता हूँ ना, फिर आपको दिख जाएगा कि मैं क्या चाहता हूँ। 10 ओम, ये एक नेटवर्क और इसका जेड मैट्रिक्स गिवन था, तो वो क्वेश्चन में लिखा था तो मैं फिगर में दे देता हूँ। क्या दिया था पता है, Z11 अच्छे से लिखा था पूरा 40 ओम, Z12 60 ओम, Z21 80 ओम और Z22 100 ओम, ऐसा करके लिखा था, सब ओम में लिखा था, लिखा ही रहेगा ओम ही होता है। फिर ये RL, क्वेश्चन में RL भी दिया था, क्वेश्चन में RL इक्वल तो दिया था 20 ओम, RL इक्वल टू 20 ओम, ये V2 था, ये I2 था, ठीक है। और क्या क्या था लिख देता हूँ ना यार पूरा, ये V1, ये I1, ऐसा था बोला, ये V1 ये I1 ये 10 ओम ये 20 वोल्ट, हेलो, ये I2 V2 20 ओम, सही है। अब जो लिखा था वो लिख देता हूँ, द एवरेज पावर delivered to load, the average power delivered to RL equal to 20 ohm in watts is, दोनों न्यूमेरिकल आंसर टाइप थे, मैं बनाया ऐसा नहीं है, ये गेट में ही आया था न्यूमेरिकल टाइम दोनों ही, ये भी 2016 में था, ये किसी अलग सेट में था, लेकिन 2016 के पेपर के दोनों क्वेश्चन ले लिए। गेट 2016 के 2 क्वेश्चन लिए हूँ। द एवरेज पावर डिलीवर टू लोड RL इक्वल टू 20 ओम है, लोड 20 ओम का लगा हुआ था, इस पर फोकस करना, फिर इस पर फोकस करना, ऐसे करके दिखाते रहना दोनों को। अब देखो ध्यान से, द ड्राइविंग पॉइंट इनपुट इंपेडेंस सीन फ्रॉम द VS, बड़ा रीड करने में बड़ा अच्छा है, इनपुट इंपेडेंस सीन फ्रॉम द सोर्स एक्चुअली, तो ड्राइविंग पॉइंट इनपुट इंपेडेंस सीन फ्रॉम द सोर्स, तो मस्त एरो बनाओ RIN, और इनपुट वोल्टेज अपन इनपुट करेंट, इसी को अनकंडीशनल इनपुट इंपेडेंस बोलते हैं, बिकॉज सिंपली इनपुट इंपेडेंस, ओपन सर्किट इनपुट इंपेडेंस पूछना होता तो बता देते, कुछ अपने को नहीं सोचना, सब बता देते। क्वेश्चन में आप सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ नीड नहीं है, इसलिए नीड नहीं है क्योंकि इसलिए नीड नहीं है बिकॉज कि एक डिपेंडेंट सोर्स है, तो आप ऐसा करके देख नहीं सकते पूरा का पूरा, ठीक है। बट इंटरेस्टिंग बात है कि डिपेंडेंट सोर्स है 4V1, और अगर मैं बोलूँ कि 4V1 अगर है तो V1 जो है वो 2 ओम का वोल्टेज है, और V1 की वैल्यू कितना है, तो V1 की वैल्यू 2IS है, ओम्स लॉ से V1 की वैल्यू 2IS है, और अगर ये 4V1 है तो ये 8IS हो गया, ठीक है, ये 8IS हो गया बोला। अब सोचो आपके पास कि ये 8IS हो गया, इधर आपके पास आप बोल सकते हो कि 4+2 10 सीरीज में, उधर तो आपके पास 4+2 सीरीज में है, और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो IS यहाँ तक पहुँच चुका है, ये IS यहाँ तक पहुँच चुका है, दिस वन, ये इतना हमको दिख रहा है, देखो ध्यान से। अब अगर मेरे को इसको सॉल्व करना है बोला तो किसी भी तरीके से मैं सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है, बहुत सारे लोग निकाले भी, आंसर भी निकाले बहुत सारे लोग, चेक कर लो आप। तो मैं बोला कि देखो 4V1 है, V1 की वैल्यू 2IS है, बिकॉज ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग इतना है हमारे पास, और मेरे को इनपुट इंपेडेंस अगर मेरे को यहाँ से फाइंड आउट करना है कि देखो मेरे को इनपुट इंपेडेंस निकालना है, VS/IS निकालना है, VS/IS मेरे को फाइंड आउट करना है। तो आपके पास अगर मैं बोलूँ कि 2+4 अगर वो सीरीज में है, तो 2+4 जो अगर आपके पास है, तो आप चाहो ना तो आप ये भी बोल सकते हो कि 2+4 6 हो गया, क्योंकि सीरीज में था तो सीरीज में आप ऐड कर दिए, हो सकता है कोई लोग कंफर्टेबल ना हो, लेकिन 6 हो गया, बोले करंट तो सेम था। ये 3 और 6 पैरेलल में है, तो 3 और 6 का पैरेलल अगर आपके पास हो रहा है, 3 और 6 का पैरेलल अगर आप
कंसिडर कर रहे हो, 3 और पैरेलल को डिपेंडेंट सोर्स है, अगर आपको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट भी करना है तो 3 और 6 का पैरेलल है और 4v1 ये है, तो अब ना कुछ लोग ना बड़ा अच्छा सॉल्व कर लिए होंगे कि 3 पैरेलल भी 6 2 ओम होता है, 18/9 तो 2 ओम हो गया होगा। ठीक है, 2 ओम हो गया होगा बोला। अब 2 ओम अगर हो गया आपके पास तो इसको मैं लिखा 2 ओम, यहाँ पे मैं लिखा 2 ओम, या मैं उसको लिख सकता हूँ 2 ओम, इसको हटा दिया, 6 ओम को हटा दे रहा हूँ, बोला 3 पैरेलल भी 6 था, उधर लिखता हूँ जैसे कि आपको लगे नहीं कि सर क्या क्या कर दी है। तो 3 पैरेलल भी 6 था, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं आपके पास कि थोड़ा बहुत आप अप्लाई करोगे, फिर बेसिक में भी आप सॉल्व कर सकते हो, ऐसा नहीं कि बेसिक में सॉल्व नहीं कर सकते। तो 3 पैरेलल भी 6 2 होता है। फिर से मैं लिखता हूँ, बोला एक डीसी वोल्टेज है Vs, एक डीसी वोल्टेज है Vs, ओके चलो डीसी वोल्टेज है Vs, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, ये 2 ओम, 2 ओम, ये V1 है, यहाँ से IS करंट है, Vs/IS इनपुट इम्पिडेंस है। फिर मैं बोला कि यहाँ पे 3 और 6 का पैरेलल क्यों ना मैं 2 कर लूँ, 3 पैरेलल भी 6 2 ओम हो गया 18/9, और यहाँ पे करंट सोर्स है जिसकी वैल्यू 8IS, 8IS, ये 8IS ना, हाँ 8IS, और इधर से IS जा रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ कि देखो ये इधर से IS जा रहा है, उधर से 8IS आ रहा है, ये 9IS हो गया, और इतने में तो आपका सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व हो गया भाई, ऐसे सॉल्व हो गया कि आप KVL लगाए तो -Vs हुआ प्लस ये 2IS हुआ, और ये 9IS जा रहा था 2 में, तो 18IS हुआ इक्वल टू 0। तो पता है Vs की वैल्यू 20IS आ रहा है, और Vs की वैल्यू अगर 20IS आ रहा है तो Vs/IS इक्वल टू 20 ओम आ गया। यही इनपुट रेजिस्टेंस सीन था फ्रॉम द सोर्स। आप ये भी कर सकते थे इस वाले फिगर में कि मैं इस वाले को ऐसा करता और इस वाले को अगर मैं बोलता कि ठीक है यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लो, तो पता है प्लस ऊपर था तो ये प्लस ऊपर माइनस नीचे, और करंट सोर्स की वैल्यू कितना, वोल्टेज सोर्स की वैल्यू कितना हो जाता है 8 × 2 16IS, ये 16IS होता, ये 2 ओम होता, ये वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट के लिए इस करंट सोर्स को, ये Vs था, ये Vs था, ये V1 का काम हो चुका था एक्चुअली 2IS लिखने के बाद, ये IS था और ये 2 ओम था। अब लगा लो इसमें KVL लगा लो, दिस रिजल्ट विल बी सेम, इनपुट इम्पीडेंस इक्वल टू 20 ओम। तो इनपुट इम्पीडेंस की वैल्यू 20 ओम था, बोला इनपुट इम्पीडेंस की वैल्यू वहीं पे रखना कैमरा, इनपुट इम्पीडेंस की वैल्यू 20 ओम है। मैं अगर यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं होता तो मैं क्या करता, तो मैं बोलता भाई यहाँ पे वोल्टेज एज्यूम कर लेकर, ज़्यादा कंफर्टेबल ना हो तो आप, ज़्यादा कंफर्टेबल ना हो तो वोल्टेज एज्यूम कर लो, बोला राइट साइड में, ज़्यादा कंफर्टेबल ना हो तो, किसी का कंफर्ट तो कभी भी जा सकता है ना, तो वोल्टेज एज्यूम कर ले। तो वोल्टेज एज्यूम करेगा तो -IS, ठीक है, V/3, ये 8IS इनकमिंग है, -8IS, फिर V/6 हो गया इक्वल टू 0। तो V/6 और V/3 आपके पास है तो 1/3 6 है, 2 और 3 तो V/2 हो गया, 1/6 और 1/3 6 एलसीएम, तो 2 + 1 3 3/6, तो V/2 आ गया टोटल, इक्वल टू पता कितना 9IS। इसका तो V की वैल्यू पता कितना है 18IS, ये V की वैल्यू है। V सब जगह है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, एवरीवेयर इज V। देखो अगर ये V है और V 18IS है तो फिर आपका क्या काम बचा पता है, कई लोगों को ये अच्छा लगेगा, हाँ सर ये सही कर रहे हो आप, यहाँ पे KVL लगा दो, ये V है ना यार, यहाँ पे ये V, दिस इज द V, KVL लगाओ तो -VS प्लस 2 × IS 2IS, हाँ खत्म, V बस V, सिर्फ V, KVL खत्म, इतने में KVL लगा लिया, V की वैल्यू 18IS, तो VS इक्वल टू 20IS आ गया, तो VS/IS का आंसर ड्राइविंग पॉइंट इनपुट इम्पीडेंस इक्वल टू 20 ओम। ये कई लोग ये भी अच्छा लग सकता है, आपको तो जानना है, बोला देखो V एज्यूम किया ना यार, क्या प्रॉब्लम, डर थोड़ी है, ऐसा थोड़ी कि कोई बहुत स्मार्ट स्टूडेंट होगा तो वो कुछ भी कुछ सोच लिया और वो 3 और 6 को पैरेलल कर लिया, 2 कर दिया, करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट मत करो ना, कुछ भी मत करो, इट्स वेरी बेसिक। आपको एक बेसिक गुड स्टूडेंट बनना है, आप नोट लगाओ, मत करो आप कन्वर्ट, आपको डर लग रहा है कुछ हो जाएगा तो आप नोट लगाओ सीधे सीधे, आउटपुट में वोल्टेज 1 लेके, हो गया, सॉल्व हो गया, ये दिस द गुड वे। ये देखो, अब देखो ध्यान से, इस वाली जगह पे अगर मैं देख रहा हूँ कि जेड पैरामीटर दिया है और मैं से पूछा गया है कि बताओ द एवरेज पावर डिलीवर टू RL। कई बार लोग ऐसे टर्म यूज कर लेते हैं, लोग डर जाते हैं। नॉर्मली एवरेज पावर तब यूज करना चाहिए जब पीरियोडिक वेव फॉर्म है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप एवरेज बोलते हो मतलब DC, एवरेज मतलब DC, DC मतलब DC नो सोर्स है, दिस फिगर इज DC। पता है किसी में आपके पास अगर ये IL करंट फ्लो हो रहा है, लोड करंट, तो पता है आपके पास पावर जो एवरेज पावर होता है आपके पास किसी रजिस्टर में जो पावर होता है वो IRMS² × RL होता है।
तो आई आर एम एस स्क्वायर मतलब आई एल आर एम एस स्क्वायर इंटू आर एल होता है। फिर बट मैं आपको बता चुका हूँ, मैं से पढ़ चुके हो आप, तो पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो एक डीसी सोर्स में डीसी जो फिगर होता है, आरएमएस वैल्यू और डीसी वैल्यू एक ही होता है जिसमें एसी नहीं होता है। इसका मतलब है इसको आप लिखोगे आई एल का स्क्वायर इंटू आर एल, क्योंकि आई एल की डीसी वैल्यू, डीसी नेटवर्क है ना, और डीसी नेटवर्क की आरएमएस वैल्यू और डीसी वैल्यू सेम होता है। जैसे कि कोई एक सिग्नल है 10, कोई वैल्यू सिग्नल है 10, मैं इसको बोलूँ कि बता इसका डीसी वैल्यू क्या, इसका एवरेज वैल्यू कितना है, तो आप बोलोगे 10 है, ठीक है। मैं बोलूँगा इसका आरएमएस वैल्यू बताओ यार, इसका आरएमएस वैल्यू बताओ, तो आरएमएस वैल्यू भी 10 है। तो कांस्टेंट वैल्यू का आरएमएस वैल्यू डीसी वैल्यू एक ही बात होती है। तो आई एल डी सी इक्वल टू आई एल आर एम एस एक ही बात होगी। अब आई एल की वैल्यू -I2 है, लोड करंट इक्वल टू -I2, बट जब आप आई एल का स्क्वायर करोगे तो -I2 का स्क्वायर भी I2 स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब पावर जो लोड में होगा वो I2 का स्क्वायर इंटू आर एल होगा, मतलब 20 ओम का मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब है कि आपको I2 करंट निकालना है, उसका स्क्वायर करना है और 20 ओम से मल्टीप्लाई कर देना, तो पावर आपके पास आ जाएगा। तो पावर कितना सोर्स डिलीवर कर रहा होगा जो लोड एब्जॉर्ब कर रहा है, तो पावर डिलीवर टू, नॉट डिलीवर बाय, रजिस्टर डिलीवर नहीं करता है, पावर डिलीवर टू लोड, तो पावर एब्जॉर्ब बाय द लोड, एक्चुअली एक ही बात है। इसमें ऐसा भी लिख सकते थे पावर एब्जॉर्ब बाय 20 ओम लोड रजिस्टर, सेम बात। पावर डिलीवर टू 20 ओम रजिस्टर, पावर डिलीवर टू दिस वन, मतलब एक ही चीज बचा। अगर I2 निकल गया, अगर आपके पास I2 निकल गया, I2 निकल गया तो बस आंसर आ गया, क्योंकि I2 ही निकालना ऑब्जेक्टिव है। तो पहले ये कंसेप्ट, इस कंसेप्ट को नोट करेंगे। जो लोग में से नहीं पढ़े होंगे उन लोगों को थोड़ा सा आरएमएस एवरेज का टेंशन होता होगा, लेकिन मैं क्लियर कर दूं कि एक डीसी नेटवर्क में एवरेज वैल्यू ही आरएमएस वैल्यू के बराबर होता है। एक डीसी नेटवर्क में एसी तो है नहीं, तो जो डीसी नेटवर्क होता है, जितना भी आप रजिस्ट्री नेटवर्क पढ़ते हो, डीसी नेटवर्क पढ़ते हो, उसमें आरएमएस वैल्यू ही डीसी वैल्यू होता है। इसलिए कभी कोई पावर की बात करे तो सिंपल आई स्क्वायर इंटू आर एल, करंट का स्क्वायर इंटू आर एल, बिकॉज दैट करंट इज आरएमएस करंट। डीसी, ऑल डीसी वैल्यूज आर आरएमएस वैल्यूज, ऑल डीसी वैल्यूज आर आरएमएस वैल्यूज। तो मैं बोला कि नॉर्मली एवरेज बोलने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए था, बोल दिया गलत नहीं है, क्योंकि एवरेज मतलब कांस्टेंट वैल्यू होता है, डीसी वैल्यू होता है, और डीसी तो पावर होगा ना, बट नॉर्मली ऐसी जगह पे पावर डिलीवर टू आरएल बोलना ज्यादा गुड रहता है। लोग परेशान हो सकते हैं एवरेज को देख के, क्योंकि नॉर्मली एवरेज वैल्यू देखने की उनको आदत पीरियोडिक वेवफॉर्म में है, एसी नेटवर्क में उनको एक्चुअली, ठीक है। तो अच्छी बात है किसी को थोड़ा सा परेशान करना, अच्छी बात भी तो है टेक्निकली, ठीक है। तो लोग ना निकाल देते, लोग ये सब बात नहीं करते, ये सब बात करना चाहिए कि स्टूडेंट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझे तो वो कि क्या जानता है, क्या उसको प्रॉब्लम है, समझे तो वो, ठीक है। I2 की वैल्यू निकालना अपना ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है भाई, I2 की वैल्यू निकालना अपना ऑब्जेक्टिव हो गया, तो अब निकाल लेंगे। कैसे? तो मैं बोलूंगा 20 इक्वल टू क्या होगा इनपुट साइड में, तो 20 इक्वल टू होगा 10I1 प्लस V1, हो गया फर्स्ट इक्वेशन। फिर मैं बोलूंगा कि V1 इक्वल टू क्या होगा, तो V1 इक्वल टू 40I1 प्लस 60I2, और V2 इक्वल टू 80I1 प्लस 100I2, हो गया। इक्वेशन लिखते जा रहा हूं मैं आपके लिए धीरे धीरे कि आप ज़्यादा समझिए। और सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन V2 इक्वल टू I2 माइनस I2 इंटू RL, तो माइनस 20I2। चार इक्वेशन है आपके पास, चार इक्वेशन, ठीक है। आपका ऑब्जेक्टिव I2 निकालना, नहीं, ठीक है बात। तो अगर मैं बोलूं, क्या बोलूं मैं, कि V2 को अगर मैं माइनस 20I2 पुट कर दूं, V2 को मैं माइनस 20I2 पुट कर दूं, और V1 को मैं ये पुट कर दूं, तो V1 को क्या पुट कर रहा हूं मैं, 20 माइनस 10I1, देखना ध्यान से, V1 को 20 माइनस 10I1, 20 माइनस 10I1, सही बात है, इक्वल टू 40I1 प्लस 60I2। V2 को पुट कर दिया माइनस 20I2 इक्वल टू 80I1 प्लस 100I2। ये अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो देखो आपके पास कितना आ रहा है, 20 माइनस, यहाँ से अगर मैं बोलूं कि देखो आपके पास, आपको तो किसकी वैल्यू चाहिए, आपको तो I2 की वैल्यू चाहिए, तो इस जगह से अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं तो 20 इक्वल टू कितना आ रहा है, 10 उधर गया तो 50I1 प्लस 60I2, 1 0 1 0 कैंसिल आउट हो गया, तो I1 की वैल्यू 2 माइनस 6I2 अपॉन 5, ऐसा किया अपन, ये या आप सॉल्व भी कर सकते थे, बोला तो I1 की वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया अपन, ये तो माइनस 20I2 इज इक्वल टू 80, I1 की वैल्यू 2 माइनस 6I2 बाई 5 प्लस 100I2, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आ गया आपके पास 16, तो 32
माइनस 16 इंटू 6i2 प्लस 100i2 और ये माइनस 20i2, बहुत सारे जमा हो गया यार। तो 32 इक्वल टू ये आ गया माइनस 20i2 माइनस 100i2 और प्लस 16 इंटू 6i2 ये। तो i2 अगर कॉमन ले रहा हूँ तो ये आ गया आपके पास माइनस 120 प्लस 3 96 3 6 3 96 आ गया, 120 था, 96 4 माइनस 24i2। चेक करना यार, मैं फटाफट सॉल्व करता हूँ और मैं मान के चलता हूँ कि गलत होने के चांसेस कम होंगे। तो माइनस 32/24 8 से डिवाइड किया तो माइनस 4/3 एम्पियर आ रहा है i2 की वैल्यू। लेकिन माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज पावर आप रजिस्टर के क्रॉस निकाल रहे तो नेगेटिव आने का सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि इसका स्क्वायर है। तो माइनस 4/3 स्क्वायर इंटू 20, तो 4 का स्क्वायर मतलब 16/9 इंटू 20, पता आपके पास ये हो गया 632 320/9 350 35 फिर 5 35.5 वॉट के आसपास। चेक करना एक बार, इतना आना चाहिए। 27 तो 5 बचा, 50 45 5 बचा, फिर 35.55 आ रहा होगा। चेक करो आप, 35.5 आ रहा होगा, 55। तो मैं बोला कि देखो आपके पास जस्ट में लिखा कि देखो ऐसे कैलकुलेट कर सकते थे। बोला कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, मान लो कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या पता आपके पास? इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमसे क्या पूछा गया था और किस रिस्पेक्ट में पूछा गया था। ये इंपॉर्टेंट चीज़, पावर डिलीवर क्यों हुआ? क्योंकि पावर ना एक वोल्टेज सोर्स था, ये जो सोर्स था वोल्टेज सोर्स, ये पावर डिलीवर किया और उस लोड में हम लोड पे डिलीवर किया, वो लोड एब्जॉर्ब किया। ये क्वेश्चन बिना इस 20 वोल्ट के बिना पूछा ही नहीं जा सकता था, बिना इस सोर्स के। इसका मतलब है देखो एक वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड किया इस क्वेश्चन में, बहुत कम दिया रहता है। और अगर वोल्टेज सोर्स ना हो तो आप ना करंट की वैल्यू नहीं निकाल सकते। अगर मैं बोल दूं किसी को कि i2 निकालो और इस इक्वेशन को हटा दूं, तो फिर आप ना 2 4 5 कितने भी घंटे यूज कर लेना, करंट नहीं निकाल पाओगे। इसका मतलब है आप रेशियो निकाल सकते हो, वोल्टेज बाय करंट, इंपेडेंस निकाल सकते हो, वोल्टेज का रेशियो, करंट का रेशियो निकाल सकते हो। नंबर V1 V2 I1 I2 निकाल ही नहीं सकते हो जब तक कि सोर्स और लोड ना हो। इसका मतलब है कि अगर किसी फिगर में इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है तो फिर आप वोल्टेज और करंट की वैल्यू निकाल ही नहीं सकते हो कि कितना वोल्टेज कितना करंट। नो वन कैन फाइंड अगर सोर्स वोल्टेज नहीं है तो। ये नहीं पता होता लोगों को लगता है कि कुछ तो दिया है, कुछ तो करना है, और कई लोग अच्छा कर भी लेते, सॉल्व भी कर लेते। तो कई लोगों का सॉल्व हो जाना इज डिफरेंट। मैं बोला कि ये जो वोल्टेज सोर्स है, जब किसी भी नेटवर्क में अगर कोई इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है तो फिर आप ब्रांच करंट और ब्रांच वोल्टेज की बात ही नहीं कर सकते हो। और अगर आपको चाहिए कि कितना करंट है i2 करंट, या आपको चाहिए कितना i1 करंट है, तो अगर आपको i1 की वैल्यू चाहिए, i2 की वैल्यू चाहिए, v1 की वैल्यू चाहिए, कितना वोल्टेज, कितना आउटपुट वोल्टेज, बिना सोर्स वोल्टेज के फाइंड आउट नहीं किया जा सकता है। इसलिए जब भी कोई वोल्टेज या करंट पूछेगा इस चैप्टर में, आपको सोर्स वोल्टेज देगा, उसके बिना क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, क्योंकि सॉल्व ही नहीं होगा वो। i1 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं हम तो i1 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ i1 बोलेगा तो i1 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं हम लोग, कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये सोर्स वोल्टेज रिस्पॉन्सिबल था। तो आपके पास इक्वेशन ही 4 इक्वेशन थी, इन 4 इक्वेशन को आप कैसे हैंडल करोगे उसी पे डिपेंड करते हैं। मैं शुरू से चाहता तो सब में से 0 हटा सकता था, ये 0 जाता है, 0 जाता है, 0 जाता, ये 0 जाता, तो मैं अलग स्टाइल में भी सॉल्व कर सकता था, क्योंकि मेरे को फाइंड आउट करना था। मेरे पास एक और तरीका था कि मैं V2 निकालता और V2 का स्क्वायर डिवाइड बाय RL करता, ये भी मेरे पास तरीका था। V2 का स्क्वायर करता मैं, और मेरे को V2 की वैल्यू चाहिए रहती है आपके पास, तो V1 की वैल्यू को यहाँ पुट करता, यहाँ पे I1 I2 होता, और मेरे को V2 को यहाँ से रिप्लेस करता, तो मैं I1 I2 बस यही से कर सकता था। मैं 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन होता, यहाँ पे इसको रिप्लेस करता, यहाँ पे इसको रिप्लेस करता, I1 I2 का फॉर्म होता, मैं I1 I2 निकाल लेता। मैं पुट किया, थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ा दिया, अदरवाइज मैं साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना चाहूँगा तो बड़ा ईजी हो जाएगा। और मेरे को क्लियर है कि अगर मेरे को V2 निकालना तो -20i2 होगा। देखो ध्यान से, जैसे अगर मैं बोलूँ कि देखो मेरे को V2 निकालना है, तो V2 कितना आंसर होता? अगर कोई बोलता आउटपुट वोल्टेज निकालो, कोई ऐसा पूछता नहीं है। ऐसा पूछने के लिए सोर्स देना पड़ेगा, उसके बिना कोई पूछ नहीं सकता। i2 का आंसर कितना था? देखो -4/3 था, ये -4/3 था i2 का आंसर, तो प्लस हो गया। पता है आपके पास कितना आ गया? 80/3 वोल्ट आ गया, 80/3 वोल्ट आ गया। अगर मैं बोलूँ कि मेरे को
रजिस्टर का पावर निकालना है जिसका वोल्टेज V2 है, तो पता आपके पास कितना होगा, PRL की वैल्यू कितना होगा, V2 का स्क्वायर बाई RL। V2 का स्क्वायर मतलब 80 का स्क्वायर करो, 80 इंटू 80 और 3 इंटू 3 9 डिवाइड बाई RL 20 ओम था, तो 20 और ये 4 हो गया। बताओ आपके पास कितना हो गया, 320 बाई 9 वही 35, कितना था अपना 35.55 वॉट। ऐसा भी कर सकते थे। तो आपको अगर किसी रजिस्टर में पावर निकालना है तो आप वोल्टेज निकाल के भी निकाल सकते हो, करंट निकाल के भी निकाल सकते हो, आपकी चॉइस है बोला। तो आपको एक क्लियर हो कि क्यों निकला, सिर्फ वो 20 वोल्ट के कारण। आप मजाक मत समझो कि 20 वोल्ट दे दिया था कुछ कर दिया अपन, नहीं, अपने को कंसेप्ट पता होना चाहिए। पता चला कि किसी दिन टीचर बने और बोल रहे कि अपन भी सोचे कि रोल में पता चला क्वेश्चन फ्रेम कर दिए, फाइंड द पावर, और ये वोल्टेज नहीं दिया, पूरा यूनिवर्सिटी ढूंढेगा आपको, पूरे देर तक सब लोग ढूंढते रहेंगे, क्योंकि किसी को उनको भी नहीं पता कि वो निकलेगा क्यों नहीं, क्योंकि वोल्टेज सोर्स नहीं, और आपको भी नहीं पता था, आप दे दिए हीरो बन के कि फाइंड द पावर डिलीवर टू रजिस्टर लोड RL, और बिना सोर्स के दे दिए। तो प्रॉब्लम ये है कि जब थोड़ा सा कम नॉलेज होता है तो बड़ा रिस्की होता है, बड़ा रिस्की होता है। आपको सबको समझ आया? 35.55 के लिए अपन सॉल्व नहीं कर रहे थे क्वेश्चन, अपन इसलिए सॉल्व कर रहे थे कि कल अपन किसी के लिए क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। कल अपन बोल सकते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ V1, बट ऐसा ना हो कि फाइंड द वैल्यू ऑफ V1 बोल दिया और अपने को पता ही नहीं कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ V1 बोलोगे ना तो सोर्स देना पड़ेगा मेरे भाई, V1 I1 V2 I2 ये देना पड़ेगा आपको, तो लोड का देना। सोच रहे हो अगर आप लोड ना दो तो आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हो, और अगर आप सिर्फ लोड दे रहे हो और ये नहीं दे रहे हो, सुनना मेरी बात, अगर आप लोड दिए और ये नहीं दिए तो सिर्फ आप क्या पूछ सकते हो, बताओ, वोल्टेज गेन पूछो ना, आएगा आंसर, करंट गेन, इनपुट इंपेडेंस पूछो ना, इसको मत दो। तो फिर आप रेशियो पूछ सकते हो, वोल्टेज बाय करंट, करंट बाय करंट, वोल्टेज बाय वोल्टेज, लोड के साथ। बट आप चाहते हो रेशियो नहीं सर, नंबर, द वैल्यू ऑफ इनपुट करंट, द वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज, द वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज, द वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट, तो फिर भाई ये देना पड़ेगा। तो फिर 4 इक्वेशन के बिना सॉल्व नहीं होगा। 1 2 3 4 इक्वेशन चाहिए, 3 इक्वेशन से नहीं निकलेगा वोल्टेज करंट, 3 इक्वेशन से नहीं निकलेगा, इसको बोलते कंसेप्ट। तो उन लोगों का जो नेक्स्ट लेवल है ना वो यही है कि वोल्टेज पूछ लेंगे V1, उनको पता है कि 2 पोर्ट नेटवर्क सॉल्व करने वालों के सब समझ नहीं आता, ज़्यादा उनको वैसे भी नहीं आता है, कुछ बुक में जो पढ़े होंगे उनको आता होगा, कोई टीचर पढ़ाया होगा। तो अगर समझना मेरी बात, अगर मेरे पास ये पहला इक्वेशन ना हो, सोर्स वोल्टेज और 3 हो, इन 3 से क्या निकाल सकते हैं, ये तो कोई भी पैरामीटर हो सकता है, Z Y H ABCD, अभी तो 2 ही पढ़ रहे, ये 2 और ये लोड, इन 3 से क्या निकाल सकते हैं, वोल्टेज गेन, करंट गेन, इनपुट इंपेडेंस, बस इतना ही एग्जाम का पार्ट है। 25 साल में से ज़्यादा कुछ नहीं पूछते। नेक्स्ट लेवल सोर्स वोल्टेज भी दे दो एक, अब ये भी आ गया, तो कितने इक्वेशन हो गए, 4। अब आप क्या क्या पूछ सकते हो, पता है क्या क्या पूछ सकते हो, द वैल्यू ऑफ V1, सिर्फ V1 इन वोल्ट्स, द वैल्यू ऑफ I1, द वैल्यू ऑफ V2, द वैल्यू ऑफ I2, ये पूछ सकते हो। इसलिए पावर डिलीवर निकाला जा सकता था, इसलिए पावर डिलीवर निकाला जा सकता है। तो पावर डिलीवर कैसे निकाल लेते आप, तो बिना सोर्स वोल्टेज के निकाल नहीं सकते आप, इसको बोलते कंसेप्ट। चलो इसको हटा दे बोला, इट्स गुड, सबको कंसेप्ट समझ आया, सब लोग एक बार लिखो। मेरे को ना 35.5 नहीं चाहिए, मेरे को ये बताओ ये 4 इक्वेशन का इंपॉर्टेंस समझ आया कि नहीं। यू कैन फाइंड V1 I1 V2 I2, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप V1 निकाल सकते हो, यस, I1 निकाल सकते हो, यस, इंडिविजुअल यार, V2 और I2, पहला इक्वेशन हटा दूंगा तो जिंदगी में नहीं निकलेगा V1 I1 V2 और I2, इंडिविजुअल चीज नहीं निकल सकती बिना 4 इक्वेशन के, ठीक है। कंसीडर द रजिस्टर नेटवर्क shown in below figure। ये डेटा चेंज करके एक मस्ट टाइप का क्वेश्चन ले लिया जी, टर्मिनल भी बना देता हूँ। फाइंड ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट पैरामीटर, फाइंड ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट पैरामीटर, ये देखो बना दिया क्वेश्चन। देखो आपसे बात करते करते मैं सोचा कुछ, वो आई क्लोज किया था ना, मतलब मैं आपको कुछ बता रहा था तो मैं क्लोज किया था वेलकम बक का, मेरे को एकदम से वो क्लिक किया एक फिगर, दिस वन। अब डेटा चेंज हो सकता है, इट्स ओके, तो जस्ट मेरे को क्लिक कर दिया तो मैं बना दिया फिगर। देखो कितना अच्छा फिगर लग रहा है, यही वाला फिगर IIT के प्रोफेसर यूज करते हैं, IAS के कन्वेंशनल में 3 बार आ गया ये क्वेश्चन। डेटा कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है।
तो कंसीडर द रजिस्टर नेटवर्क सोनी बिलो फिगर। दिख गया आपको? मैं क्या बोला था कि वाई पैरामीटर निकालना उस सब जगह पे आसान होता है जहां पे दो जगह पे नोड लगाना आसान होता है। ऐसे दो जगह पे इधर गए नोड लगाए I1 I2, इस गए नोड लगाए I1, वाई पैरामीटर आसान होता है। केवीएल कब आसान होता है? जब दो जगह आप लूप सको। V1 में केवीएल अगर लग रहा है तो इट्स गुड, V2 में केवीएल लग रहा है इट्स गुड। पता आपको इसमें केवीएल भी आसान है और केसीएल भी आसान है। इसमें केवीएल भी आसान है और केसीएल भी आसान है। आप जेड से वाई भी निकाल सकते हो और वाई से जेड भी निकाल सकते हो। ठीक है, मेरा मेथड 1 हुआ। मेथड 1 बाय यूजिंग केवीएल, बाय यूजिंग केवीएल। चलो केवीएल से अगर मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ, चलो केवीएल से फाइंड आउट कर रहा हूँ। अगर मैं केवीएल से फाइंड आउट कर रहा हूँ तो देखना बोला, केवीएल से अगर मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ तो बाय यूजिंग केवीएल, केवीएल से अगर मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ तो क्या होगा पता है? ये I1 है, यहाँ पे आ गए सब लोग? ओके गुड। ये I1 ऊपर से 2V3 आ रहा, पता है यहाँ पे करंट कितना फ्लो हो रहा है? I1 प्लस 2V3, थोड़ा देखना, I1 प्लस 2V3 इधर जा रहा, जाने दो। इधर से I2 आ रहा है इनकमिंग, आउटगोइंग 2V3 है, तो दूसरा आउटगोइंग क्या होगा? I2 माइनस 2V3, क्योंकि दो आउटगोइंग को ऐड करने से इनकमिंग आना चाहिए। तो I2 कब आएगा? जब ये लिखोगे, दोनों को ऐड करो, I2 आ गया। ये इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, देखो I2 माइनस 2V3 इधर से I1 प्लस 2V3। पता है इस वाले में करंट कितना जा रहा है? I1 प्लस I2। ओके, ये डिपेंडेंट है, पता ये है वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। क्या है? वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स है। ये V3 पे डिपेंड कर रहा है, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या हो गया? V3 इज इंपॉर्टेंट एलिमेंट। देखो ब्रैकेट में इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ। V3 की वैल्यू कितना है पता है? 3। और करंट कितना फ्लो रहा है? I1 प्लस I2। तो 3I1 प्लस 3I2 है, पता है V3 की वैल्यू? 3I1 प्लस 3I2। ये हुआ आपका इंपॉर्टेंट इक्वेशन V3, क्योंकि ये वेरिएबल है, ये कंट्रोल कर रहा है उस वाले को। ठीक बात है, हो गया अपना काम। अपन अब इनपुट में केवीएल लगाएंगे, ये इनपुट केवीएल और ये आउटपुट केवीएल। चलो लिख देता हूँ इनपुट केवीएल। इनपुट केवीएल, इनपुट केवीएल लिख रहा हूँ तो माइनस V1 प्लस I1 प्लस 2V3, I1 प्लस 2V3 इंटू 1, और इस वाले 3 ओम में करंट कितना है पता है? I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 इक्वल टू 0। तो V1 इक्वल टू पता है कितना हो गया? V1 इक्वल टू 3I1 और I1, 3I1 और I1 यार 4I1, कितना I2? 3I2 प्लस पता है 2V3 है, प्लस 2V3 है अभी, तो अभी सॉल्व नहीं हुआ। 4I1 प्लस 3I2 प्लस 2V3, 2V3, V3 की वैल्यू है 3I1 प्लस 3I2, तो 3I1 तो 6 हो गया, 6 प्लस 4 10I1 हो गया, पता आपको? और ये 6 प्लस 3 9I2। देखो V1 का आंसर 10I1 प्लस 9I2। V1 इक्वल टू यार Z11 I1 प्लस Z12 I2। Z1 का आंसर पता है? Z11 का आंसर कितना है पता है? 10 ओम। Z12 का आंसर है 9 ओम। ये देखो दिस वन हो गया। चलो आउटपुट केवीएल लगाते हैं, मैं लिखते जा रहा हूँ, आप अच्छे से नोट करते जाना। आउटपुट केवीएल, आउटपुट केवीएल में माइनस V2 यार, मैं देखो पूरा माइनस V2 लिखता हूँ, बाद में उस साइड V2 चल जाएगा। उस 2 ओम के क्रॉस में करंट कितना फ्लो हो रहा है पता है? I2 माइनस 2V3, I2 माइनस 2V3 है करंट, और 3I1 V3 है ना, तो 3I1 प्लस 3I2 इक्वल टू 0। तो V2 इक्वल टू क्या हो गया? V2 इक्वल टू कितना I1? 3I1, 2I1 प्लस 3I2 5I2 माइनस 4V3, माइनस 4V3, तो V2 इक्वल टू 3I1 प्लस 5I2 माइनस 4V3 इक्वल टू 3I1 प्लस 3I2। चलो ओके, 3I1 माइनस 12 माइनस 9I1, 5I2 माइनस 12 माइनस 8I2, माइनस 12 था 5 था 8, ठीक है। V2, V2 इक्वल टू Z21 I1 प्लस Z22 I2। तो चलो बताओ यहाँ से Z21 कितना आया? Z21 की वैल्यू माइनस 9 और Z22 की वैल्यू माइनस 8। तो इम्पिडेंस मैट्रिक्स की वैल्यू क्या हो गया? Z11 कितना था भाई? 10, Z12 9, Z21 माइनस 9, Z22 माइनस 8, इतने आ रहा है। डिटर्मिनेंट ऑफ Z कितना आ गया? 10 इंटू माइनस 8 माइनस 80, और ये आ गया प्लस 81। पता है डिटर्मिनेंट तो 1 आ गया यार, चेक करो, प्लस 81 माइनस 80। तो वाई मैट्रिक्स क्या होगा? वाई मैट्रिक्स जो होगा वो Z का इन्वर्स होगा, तो एडजॉइन करो, डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट तो 1 है,
तो ये -8 हो गया, ये 10 हो गया, ये -9 हो गया और ये +9 हो गया। ये y चेक करो कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ, चेक करो, चेक करो कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ। 7 12 होगा, 8 -9 -9 -7 सर Z22 -7 होगा, कुछ गलत लिख दिया क्या? Z22 -7 होगा, यहाँ कुछ गड़बड़ लिख दिया क्या? Z22 ठीक है सॉरी, -7 I2 था ना, -12 और 5 था तो 7, सॉरी -7, तो -7 था यार, ठीक है, तो -70, ठीक है, -70 और ये 81, तो कितना हो गया ये 11, ठीक है, तो ये आ गया -7, -7/11, 10/11, 9, तो -9/11 और ये 9/11। अब ठीक है, -7 था ना, Z22 -7 था, -12 और 5 को ऐड करके देखो, -7 था, मैं -8 लिख दी, -2 लिख दिया था, ठीक है। अब देखो ध्यान से, -7 था बोला, तो ये देखो आपके पास ये हुआ बायोजिंग KVL, Z निकाला मैं, पूरा लूप, 2 लूप KVL लगाया, बड़ा आसान था, तो KVL लगाया आपके पास, तो ये मैं Z निकाला, Z से Y निकाला, Z निकाला, Z से Y निकाला। अब ठीक है, एकदम सेम आंसर, ठीक है। अब मैं Y पैरामीटर निकालने जा रहा हूँ बोला, उसको हटाऊंगा बोला, 1 मिनट के अंदर हटा दूंगा। आप पूरा देख लो KVL, ये पूरा दिखना चाहिए बोर्ड में मस्त एकदम, पूरा KVL देख लो, फिर मैं Y पैरामीटर निकालने जाऊंगा और फिर Y से Z निकाल दूंगा। अब ना मैं क्या करूंगा, अब ना ये नहीं करूंगा, ये आपके पास करंट KVL नहीं लगाने वाला, KVL नहीं लगाने वाला, हाँ लेकिन ये जरूर है कि यहाँ पे करंट I1 + I2 है, ये जरूर है। अब देखना ध्यान से कि V3 की वैल्यू ये है, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ पता है, नोड इक्वेशन लगाने वाला हूँ, लिखता हूँ मैं नोड इक्वेशन। अगर मैं बोलूँ कि इस पॉइंट पे नोड लगा रहा हूँ तो I1 इक्वल टू क्या होगा, I1 इक्वल टू -I1, एक्चुअली I1 इक्वल टू ये V3 है, इस जगह पे V3 है, पता आपके पास क्या होगा, V1 - V3/1 यार, V1 - V3/1 और 2V3 इनकमिंग है तो -2V3 हो गया, तो पता आपके पास ये कितना हो गया, पता है V1 - 3V3, ये देखो I1 की वैल्यू V1 - 3V3 और V3 की वैल्यू कितना है आपके पास, अगर मैं ध्यान से अगर मैं बोलूँ कि देखो आपके पास ये V1 - V3 आ गया, ठीक है। चलो इतना इक्वेशन 1 लिख देते हैं, सॉल्व होगा क्या नहीं होगा, चलो मान लेते हैं कि V3 है। चलो I2 इक्वल टू लिखता हूँ, I2 पे नोट लगा रहा हूँ, V2 - V3 डिवाइड बाई 2 और 2V3 आउट गोइंग, तो 2V3 आउट गोइंग, चलो तो V2/2 हो गया वहाँ तक तो ठीक है, V2/2 और V3 में 4 - 1 तो 3/2, 4 - 1 तो 3/2 V3, ये जितना, तो I1 की वैल्यू V1 - 3V3 और I2 की वैल्यू V2/2 + 3/2 V3, ये I1 की वैल्यू V1 - 3V3 और I2 की वैल्यू V2/2 + 3/2 V3, इतना आ गया। अब V3 को सॉल्व करते, सबसे इंपॉर्टेंट V3 पे नोट लगाते, तो V3/3 प्लस उस साइड V3 - V1/1, इस साइड V3 - V2/2, ठीक है भाई। तो V3 अगर मैं 6 का मल्टीप्लाई कर लूँ तो 2V3 6V3 -6V1 प्लस 3V3 - 3V2 इक्वल टू 0। V3 कितना हो गया, ये V3 ये V3 ये V3, 6 3 9 to 11 11V3 इक्वल टू क्या, 3V2 प्लस 6V1, तो V3 की वैल्यू हो गया 3/11V2 प्लस 6/11V1। ये V3 की वैल्यू इंपॉर्टेंट इक्वेशन, क्योंकि V3 तो इंपॉर्टेंट है। अब पहले में जाओ, I1 इक्वल टू क्या है, I1 इक्वल टू है V1 - 3V3, V3 की वैल्यू कितना है 3/11 V2 प्लस 6/11 V1। अगर मैं कंपेयर करूं तो I1 की वैल्यू कितना है पता है, V1 - 18 V1 - 18/11, 11 इधर गया तो 11 - 18 कितना हो गया -7/11, 11 - 18 तो -7/11 V1, फिर
माइनस 9/11 V2, I1 इक्वल टू Y11 V1 प्लस Y12 V2। तो Y11 की वैल्यू -7/11 ओम इनवर्स और Y12 की वैल्यू -9/11 ओम इनवर्स। चलो ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2 में। फ्रॉम टू जब मैं फ्रॉम टू बोल रहा हूं तो I2 की वैल्यू क्या, I2 की वैल्यू है V2/2 प्लस 3/2 V3। V3 की वैल्यू बड़ी इंटरेस्टिंग है कि V3 की वैल्यू अपन निकाल चुके थे, 6/11 V1, पहले इधर लिख देता हूं मैं, और 3/11 V2। V1 पहले लिखना चाहिए अगर आपको सॉल्व करना है तो। 6 इंटू 3, 2 इंटू 3, 3/2 से मल्टीप्लाई किए तो 9/11 V1। चलो V2 कितना है, V2/2 है, 3/2 आपके पास है, 9/22 है, तो V2 के साथ कितना आगे पता है, 1/2 प्लस 9/22, ये तो ये आ गया 9/11 V1 प्लस 22 एलसीएम लिए तो 11 प्लस 9, 11 आ गया ये, और ये 9 आ गया, 11 प्लस 9 20। कुछ गड़बड़ किया क्या इसमें, ये आ गया आपके पास 22, तो 22 से 2 गया तो 11 आया, 11 प्लस 9 20 हुआ। कुछ गड़बड़, I2 की वैल्यू ये तो आ गया आपके पास 9/11 V1 प्लस 10/11 V2, I2 की वैल्यू। तो Y21 की वैल्यू कितना आ रहा है, 9/11, और Y22 की वैल्यू आ रहा है 10/11। एडमिटेंस मैट्रिक्स कितना आ गया, Y11 की वैल्यू था -7/11, चेक करो एक बार, कुछ मिस्टेक भी हो सकता है, -9/11 अभी तो सॉल्व किए थे अपन। Y21 की वैल्यू आ गया 9/11, और ये आ रहा है 10/11, ये आपके पास है, सही आ रहा है एकदम, सही एकदम, चेक करो, ठीक है, एकदम एक्यूरेट आया बोला, ठीक है। कोई लिखा है कि 100% करेक्ट सर, तो मेरे को तो पता है बोला, ऐसा सब लोग करते बोला। तो आप जब टीचर बने ना तो आप ऐसा जानबूझ के नहीं करते, लेकिन एक बार मौका दिए तो इंसान अपने आप को जब मौका देता है ना कंफर्टेबल जोन का, तो फिर इंसान कंफर्ट चीज़ें ढूंढता है। आप समझना इस बात को, इंसान जो है ना, इंसान एक ऐसा चीज़ है जो कंफर्टेबल जोन ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, बहुत कोशिश। मैं ट्राई किया कि आप लोग एंजॉय कर सको, आपका बोरिंग नहीं हुआ होगा। मैं ट्राई किया कि पूरे देर तक आपको पता ना चले कि आप इतने देर से पढ़ रहे हो, इतने देर से आप पढ़ रहे हो, ये आपको मतलब ऐसा लगे ना कि आप बहुत हो रहा है यार, बहुत पढ़ा रहे हैं सर करके, ऐसा ना लगे करके, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, अपना ध्यान रखें, अपना केयर करें, ठीक है, ओके, थैंक यू।